तो स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम लोग फिर एक नए श्रृंखला पुस्तक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है स्पीडी पब्लिकेशन का बिहार दरोगा सामान्य विज्ञान। हम लोगों ने इससे पहले आर्ट्स वाला हर एक सेक्शन को देख लिया था 2025 का जो आया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने इतिहास को देखा था, भूगोल को देखा था, पॉलिटी राजनीतिक शास्त्र को देखा था, अर्थशास्त्र को देखा था और पंचायती राज्य को जो है कि हमने देखा था। आज से जो हम लोग श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं वो है हमारा सामान्य विज्ञान। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे जरा देख लीजिएगा। इसमें हम लोग जीव विज्ञान को देखेंगे, बायोलॉजी को, भौतिकी को, केमिस्ट्री को, ब्रह्मांड को, सौरमंडल को, अंतरिक्ष कार्यक्रम को, कृषि पशुपालन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण को भी जो है कि हम लोग देखने का काम जो है कि आपको करेंगे। तो इतना के सारे को जो है कि आपको धीरे धीरे करके देखेंगे और ये इसका सारा का सारा वीडियो 15 से पहले आ जाएगा। आज इसका पहला वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, जाकर आप लोग देख सकते हैं सामान्य विज्ञान का। तो आइए देरी न करते हुए चलते हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का बायो में लिंक जुड़ा हुआ है ना, उस टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा। सिन्हा जीएस के नाम से मेरा आईडी होगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान के साथ। देरी न करते हुए बातों को शुरू करते हैं। एग्जाम का समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सामान्य परिचय के साथ कहानी की शुरुआत करते हैं। आइएगा, सामान्य परिचय बायोलॉजी। सबसे पहला क्या बोल रहा है, पहला आते हैं, पहला को देखते हैं। पहला बोलता है कि आपका विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जो है कि आपको सजीव अथवा जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? यही कहलाता है जीव विज्ञान कहलाता है। आगे चलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रिवेनियस के द्वारा 1801 ईस्वी में किया गया था। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। जबकि जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने था? तो लैमार्क के द्वारा जो है कि आपको समझाया गया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। और भारत में चिकित्सा का जनक चरक को माना जाता है। अगला बोल रहा है कि वनस्पति विज्ञान का जनक जो है कि आपको किसको? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। और भारत में इस साल के चिकित्सा का जनक जो है कि आपको किसको? सुश्रुत को जो है कि आपको माना जाता है। आगे क्या बोलता है कि मानव का विकास, इतिहास और परंपराओं संबंधित विषयों की जानकारी क्या कहलाती है? एंथ्रोपोलॉजी जो है कि आपको कहलाती है। आगे चलते हैं। हिस्टोरिया एनिमिलियस नाम का पुस्तक जो है कि आपको किसने लिखा है? अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। और हिस्टोरिया प्लांटोरियम नाम का पुस्तक जो है कि आपको किसके द्वारा? थियोफ्रेस्टस के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। अगला जो टॉपिक होगा जीवधारियों का वर्गीकरण होगा। आइएगा, सबसे पहला शुरू करते हैं। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता जो है कि आपको किसे माना जाता है? कैरोलस लिनियस को माना जाता है। और जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति जो है कि आपको किसने दिया था? कैरोलस लिनियस के द्वारा 1753 ईस्वी में दिया गया था। 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था? व्हिटेकर के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था 1969 में जो है कि आपको दिया गया था। 5 जगत में समस्त जो है कि आपको जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण किया गया था, जिसमें मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, कवक था, पादप था, जंतु जो है कि आपको था। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत जो है कि आपको सम्मिलित होते हैं। और मोनेरा जगत का सदस्य क्या होता है? जीवाणु होता है, नीलहरित शैवाल होता है और साइनोबैक्टीरिया, मतलब एक कोशिकीय वाला सब का सब हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक जीव नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव में क्या नहीं होता है? केंद्रक उसके अंदर उपस्थित नहीं होता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव में, है ना, जीव को सम्मिलित किया जाता है किसमें? प्रोटिस्टा जगत में जो है कि आपको सम्मिलित किया जाता है। और प्रोटिस्टा जगत का सदस्य कौन होता है? शैवाल होता है, कवक होता है और प्रोटोजोआ जो है कि आपको होता है। आगे बोलता है कि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है केंद्रक। यूकैरियोटिक जो सेल होता है, जो विकसित कोशिका होता है, उसमें क्या उपस्थित होता है? उसमें सेल उपस्थित, सेल के अंदर केंद्रक होता है। और याद रखिएगा, यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर है? अगला जो हेडिंग है, अगला जो टॉपिक है वो है आपका जीवाणु। आइएगा देखते हैं। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक के द्वारा जो है कि आपको 1683 ईस्वी को किया गया था। जीवाणु के पिता लीवेनहॉक को माना जाता है।
जीवाणु का नाम किसने दिया था? एहरेनबर्ग के द्वारा 1829 ईस्वी में जो है कि आपको दिया गया था। और कोशिका संरचना का सबसे छोटा जीव कौन होता है? कोशिका संरचना में सबसे छोटा जीव होता है जीवाणु होता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि आपका दलहनी पौधे के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? तो राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो दलहनी पौधों के किसमें जड़ों में पाया जाता है। और अगला बोलता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के लिए परिवर्तित जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम नामक जीवाणु जो है कि आपको बदलता है। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा? लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु पाया जाता है। और एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर के द्वारा जो है कि आपको खोज किया गया था। और जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था? रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। आगे देखिएगा अगला बोलता है कि जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है। जीवाणु जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं और एक कोशिकीय मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रो में जो है कि आपको कैसा? प्रो में होगा 70S राइबोसोम होगा। अगला जो जगत है वो है प्रोटोजोआ जगत है। प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया गया था गोल्डफस के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन कौन आते हैं? अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, हिस्टोलिका। यह सब एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ संघ का ये सब जंतु जो है कि आपको होने वाला है। हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। विषाणु की बात करेंगे वायरस। संसार का सूक्ष्मतम जीव कौन होता है? तो ये होता है विषाणु यानी वायरस होता है। और विषाणु के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोविस्की के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1892 ईस्वी में विषाणु की खोज किया गया था। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड और RNA के जो है कि आपको बने होते हैं। और विषाणु के आकार के बारे में पूछ रहा है, ये याद रखिएगा विषाणु का आकार 0.15 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोन तक जो है कि इसका आकार जो है कि आपको होता है। रासायनिक रूप से विषाणु क्या होते हैं? तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन जो है कि आपको होते हैं। अगला है कोशिका विज्ञान। सेल जो है कि आपको शुरू हो रहा है। जीवन के मूलभूत इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। और कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया गया था। लेकिन याद करिएगा जिस कोशिका को खोजा था वो था मृत कोशिका। लेकिन पूछेगा जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कोशिका का सिद्धांत दिया गया था। 1838-39 में दिया गया था। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है कि जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका जो है कि आपको कहते हैं। और कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होता है। केंद्रक और केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न केंद्रक पाया जाता है न ही केंद्रिका पाया जाता है। केंद्रक और केंद्रिका उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक सेल में जो है कि आपको उपस्थित जो है कि आपको होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब कि विकसित कोशिका ATS के बारे में बोल रहा है। सबसे बड़ी कोशिका जो है कि आपको किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका बोल रहा है। या देखिएगा यहाँ से 4 सवाल निकालते हैं। सबसे छोटी कोशिका PPLO बोलेगा। PPLO जो है कि सबसे छोटी कोशिका, इसी को कहा जाता है माइकोप्लाज्म गैलीसैक्टम जीवाणु की जो है कि आपको कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। अब जरा सुनिएगा, आपसे पूछेगा मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका ओवम हो जाएगा, है ना? ओवम मतलब अंडाणु हो जाएगा। मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी तो ओवम हो गया, सबसे छोटी कोशिका बोलेगा स्पर्म हो जाएगा, शुक्राणु। मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका बोलेगा तंत्रिका तंत्र जो है कि आपको हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा का होता है। अगला है कि मानव शरीर में सबसे लंबी न्यूरॉन सेल तंत्रिका तंत्र का होता है, जो हमने आपको बता दिया। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु मतलब ओवम होता है। आगे देखते हैं कोशिका की संरचना, अगला टॉपिक है। देखिएगा क्या बोलता है कि जीवन का भौतिक आधार जो है कि आपको क्या होता है? जीव द्रव होता है। और ये जीव द्रव जो होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है।
एक होता है कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं, जो केंद्रिका के अंदर लिक्विड भरा होता है उसे केंद्रिका द्रव कहते हैं। और कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव दोनों को मिला दीजिएगा तो एक द्रव बनता है, उसी को क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव का खोज किया गया था डुजार्डिन के द्वारा। किसके द्वारा? डुजार्डिन के द्वारा। और नामकरण किया गया किसके द्वारा? पुरकेंजे के द्वारा जो है कि आपको नामकरण किया गया था। 1839 ईस्वी में इसका नामकरण किया गया था। भौतिक जीव द्रव का जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका था? तो हिक्सले का यह कथन था कि जीव द्रव जो है ये भौतिक का जीवन का आधार होने वाला, हिक्सले ने कहा था। जीव द्रव सिद्धांत किसने दिया था? सोल्ज के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। और पादप कोशिकाओं के बाहरी आवरण कहलाते हैं, कोशिका जो है कि आपको भित्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोशिका भित्ति कहलाते हैं। आएगा कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिका में, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, पादप और जंतु कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांग की सुरक्षा प्रदान करना ये कौन करता है? कोशिका झिल्ली जो है कि आपको करता है। आगे देखिएगा, अगला है कि कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? लिपिड और प्रोटीन की जो है कि आपको बनी होती है। अगला जो टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया है। आइएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुनिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। लेकिन नामकरण पूछ दे किसने किया था? बेंडा के द्वारा जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जीवाणुओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव कौन सा है? इस द्रव को कहते हैं मैट्रिक्स के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से? मैट्रिक्स के नाम से। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या करते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, याद रखिएगा नाम उसका। कोशिकाओं का श्वसन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? तो एटीपी के रूप में जो है कि आपको संचित होता है। और आपको पता है कि 38 एटीपी से एक ग्लूकोज की क्या होती है? हमें एक ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को होता है इसके अंदर होता है। एटीपी की इकाई क्या होती है? ऊर्जा जो है किसकी इकाई होती है। और क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। क्रेब्स साइकिल के दौरान ही किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण जो है कि आपको होता है। और क्रेब्स साइकिल का खोज किसने किया था? क्रेब्स हेंस क्रेब्स के द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल किसे कहा जाता है? तो इसी के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी को ही दिल जो है कि आपको कहा जाता है। अगला जो कोशिकांग है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय इसी को कहा जाता है हिंदी में। गोल्जी काय का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। और गोल्जी काय का क्रियात्मक और इकाई क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग सिस्टेनी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। सिस्टर्नी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, यातायात प्रबंध निर्देशक किसे कहा जाता है? तो गोल्जी काय को कहा जाता है। और गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन और श्रावण का क्या करना? पैकेजिंग करना इसका मुख्य रूप से काम होता है। अगला जो टॉपिक है अगला है लाइसोसोम। आइएगा लाइसोसोम के बारे में सुनिएगा। पहला बोलता है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे नामक विद्वान ने किया था। 1948 ईस्वी में इसको खोजा है। लाइसोसोम एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम जो है कि आपको होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? बाह्य पदार्थ का भक्षण और पाचन करना, इसका लाइसोसोम का काम होता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का एटम बम लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम की बात करेंगे, राइबोसोम के बारे में आइएगा। राइबोसोम की खोज जो है कि आपको जी पैलेट के द्वारा 1953 ईस्वी में जो है कि आपको खोजा गया था। राइबोसोम बने होते हैं, है ना, आरएनए और प्रोटीन के जो है कि आपको बने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण केंद्रक में होता है। कहाँ पे निर्माण होता है? केंद्रक में इसका निर्माण केंद्रक के द्वारा निर्माण किया जाता है। और राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S राइबोसोम होता है और एक 80S राइबोसोम होता है। अब जरा सुन लीजिएगा। 70S जो राइबोसोम होता है ना, वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। और 80S राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है। देखिए यहाँ लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है 70S राइबोसोम, मतलब अविकसित कोशिका में 70S और विकसित कोशिका में यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन बनता कहाँ है? यहीं पर बनता है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अगला है लवक। और लवक के बारे में सुनिएगा। ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लवक, प्लास्टिड। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। केवल और केवल किसमें? पादप में, जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। आइएगा, लवक यानी प्लास्टिड पाया जाता है केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और लवक 3 प्रकार के होते हैं।
वर्णित लवक, अवर्णित लवक और हरित लवक। देखिएगा, वर्णित लवक को हम लोग कहते हैं, वर्णी लवक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अब इसका फीचर्स समझ लेते हैं, इसका काम क्या क्या होता है जरा समझिएगा। सबसे पहला बोल रहा है कि अवर्णित लवक मुख्यतः कहाँ पाया जाएगा। अवर्णित मतलब कि जहाँ पर सफ़ेद पाया जाएगा, जैसे जड़ में और फल में। जड़ में और फल में कैसा वर्णक होगा, फल के अंदर होगा अवर्णित लवक जो है कि आपको होगा। और याद रखिएगा, अवर्णित लवक का काम पेड़ पौधा में भोजन को स्टोर करना होता है। क्या करना होता है, भोजन को स्टोर करना होता है, क्षमता जमा करके रखना होता है। आइएगा, फूलों का रंग और बीजों का रंग जो प्रदान करता है वो कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट जो है कि आपको करता है, मतलब वर्णित लवक करता है। वर्णित लवक का काम होता है रंग को प्रदान करना, जैसे टमाटर का लाल रंग हो गया, गाजर का नारंगी रंग हो गया, चुकंदर का लाल रंग हो गया, है ना। ये सब जो है कि आपको किसके कारण होता है, तो ये सब होता है क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णित लवक के कारण जो है कि आपको होता है। और पेड़ पौधा का पत्तियां जो होती है हरा रंग की होती है, हरा रंग की होती है, वो हरित लवक के कारण होती है और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है कि आपको होता है। और हरित लवक का क्या काम है जरा सुनिएगा। हरित लवक का काम है पेड़ पौधा के अंदर भोजन को तैयार करना। या कहाँ पर हरित लवक में जो है कि आपको होता है, क्योंकि हरित लवक जहाँ पेड़ पौधा का हरा हरा स्थान होगा वहीं होगा। एक पत्ती होता है और दूसरा तना होता है, पत्ती का भी रंग हरा और तना का भी रंग हरा, इसलिए पत्ती और तना में हरित लवक जो है कि आपको पाया जाता है। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल की उपस्थिति। मुख्य रूप से मुख्य धातु कौन सी है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो है कि आपको धातु पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है कौन, हरित लवक। आ ही गया सवाल आपका, है ना। अगला है कोशिका का रसोई घर जो है कि आपको किसे कहा जाता है, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। आगे आइएगा, अगला सवाल है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण, लाइकोपीन के कारण। हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। पपीता का जो है कि आपको पीला रंग कैरिथोजेंथीन के कारण जो है कि आपको होता है, कैरिकाजेंथीन के कारण होता है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेथीन के कारण होता है और गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण जो है कि आपको होता है। आइएगा, अगला जो टॉपिक है ये है केंद्रक, रसधानी और तारकाय। देखिएगा, सबसे पहला बोल रहा है कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसकी खोज किया गया था। अगला बोलता है कि कोशिका का प्रबंध करता है कौन करता है, केंद्रक करता है। और केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। सारा का सारा कंट्रोल कौन करता है, सेल के अंदर केंद्रक यानी जो है कि आपको सेंटर करता है। केंद्रक मुख्य जो है कि आपको भाग होता है किसका, तो ये क्रोमैटिन का भाग होता है। और क्रोमैटिन बना होता है किसका, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। कोशिका के निर्जीव रचना को क्या कहते हैं, कोशिका के निर्जीव रचना को रसधानी कहते हैं। रसधानी का मतलब होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है जरा सुनिएगा। वैक्यूल्स का काम होता है आपको पानी को स्टोर करना। बहुत सारे पुस्तकों में दिया होगा वैक्यूल्स केवल पादप कोशिका में, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी का फैक्ट को जब पढ़िएगा तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि वैक्यूल्स पादप के साथ साथ जंतु कोशिका में भी जो है कि आपको पाया जाता है। जंतु कोशिका में इसका आकार जो है कि आपको छोटा होता है, पादप कोशिका में इसका आकार क्या होता है, बड़ा जो है कि आपको होता है। किसका, वैक्यूल्स का जो है कि आपको होगा, है ना। देखिएगा, आगे बोलते तारकाय सेंट्रोसोम की खोज बॉबरी के द्वारा किया गया। और तारकाय जो है कि आपको जंतु कोशिकाओं में जो है कि आपको कौन होता है, तारकाय होता है। कोशिका विभाजन बहुत अच्छा चैप्टर है। आइए कोशिका विभाजन के साथ क्या करते हैं, शुरुआत। कोशिका विभाजन क्या बोलता है कि केंद्रक विभाजन का क्रिया जो है कि आपको क्या कहा जाता है, तो कैरियोकाइनेसिस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अगला बोलता है कि समसूत्री विभाजन माइटोसिस होता है, कायिक कोशिकाओं में जो है कि आपको होता है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस किसमें होता है, ये केवल जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, इसमें एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। और समसूत्री विभाजन से ना एक मदर सेल से कितना डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। असूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में जो है कि आपको विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था, वाल्टेयर फ्लेमिंग के द्वारा जो है कि इसकी खोज जो है कि आपको किया गया। और अर्धसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था, थॉमस और मुर्रे के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन का खोज किया गया था। अगला जो चैप्टर है ये है जैव विकास। क्या बोलता है जैव विकास, जरा देखिएगा। ये जैव विकास बोल रहा है आपका, है ना, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन के द्वारा दिया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, हुगो डुब्रिज के द्वारा दिया गया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत
डार्विन के द्वारा दिया गया था। और विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने जो है कि आपको किया था। अगला क्या है? अनुवांशिकी की बात करेंगे। अनुवांशिकी का पिता या जनक किसे माना गया है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को जो है कि आपको माना गया है। और अनुवांशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल को किस पौधा के लिए चुना गया है? तो मेंडल का कौन सा पौधा? हरा मटर पौधा को चुना गया था। अनुवांशिक विज्ञान में अनुवांशिकी जेनेटिक्स किसने कहा था? तो विलियम बेस्टन के द्वारा जो है कि आपको कहा गया। और जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम बेस्टन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, क्रोमोसोम में जो है कि आपको उत्परिवर्तन होता है। आगे देखिएगा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? अगला सवाल बोल रहा है कि अनुवांशिक का मूलभूत इकाई क्या है? तो अनुवांशिक का मूलभूत जो इकाई है वो जीन होने वाला है। और जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेहमैन जो है कि आपको जॉनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्रों पर, जो है कि आपको जीन बैठा होता है। और एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? बीडल और टैटम के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। गैमिट का शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने किया था। और जीवन की उत्पत्ति जो है कि आपको किस काल में हुई है? तो प्री कैम्ब्रियन जो है कि आपको काल में हुई है। गुणसूत्र के बारे में आइएगा, गुणसूत्र के बारे में दिया है। पहला बोलता है कि अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज स्टार्सबर्गर के द्वारा कब किया गया? 1875 ईस्वी में किया गया था। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? वॉल्टेयर के द्वारा 1888 ईस्वी में किया गया था। गुणसूत्र का नामकरण क्रोमैटिन नामक पदार्थ से जो है कि आपको होता है। और अगला बोलता है कि मनुष्यों तथा जंतुओं में जो है कि आपको लिंग निर्धारण किसके कारण होता है? गुणसूत्रों के कारण जो है कि आपको होता है। आगे बोलता है कि मनुष्यों के गुणसूत्र की संख्या होती है 46, अर्थात 23 जोड़ी होती है। गुणसूत्र जो है कि आपको लिंग गुणसूत्र जो है कि आपको 23वां जोड़ा होता है। और इसी लिंग गुणसूत्र 23वां जो जोड़ा होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑलोसोम के नाम से जानते हैं। और ऑटोसोम जो है कि आपको जो लास्ट 22 का जोड़ा होता है 1 से लेकर 22 का, उसे ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। और जो अंतिम जोड़ा होता है उसे ऑलोसोम के नाम से जानते हैं। जो पहले 22 जोड़ा होता है वो शरीर का बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। और जो अंतिम एक जोड़ा होता है वो लिंग का निर्माण जो है कि आपको करता है। पुरुष में अंतिम एक जोड़ा XY पाया जाता है, जबकि महिला में अंतिम एक जोड़ा XX जो है कि आपको पाया जाता है। पुरुष का 23वां जोड़ा क्या होता है? 23वां जोड़ा XY होता है। और महिलाओं का 23वां जोड़ा जो है कि आपको XX होता है। बता ही दिया हम आपको। आगे देखिएगा, मानव में बच्चों का लिंग का निर्धारण जो है कि आपको किसके गुणसूत्र पे? पिता के गुणसूत्र पर जो है कि आपको होता है। और एक लड़का अपने पिता के विरासत के गुणसूत्र को प्राप्त करता है कब? बेटा होगा कब? 22 प्लस जो है कि आपको क्या होगा? पिता Y भेजेगा तभी जाकर। और महिला जो है कि आपको X देगी तो बेटा जो है कि आपको हो जाएगा। अगर पिता भी 22 प्लस X दे दिया और महिला का तो जब भी आएगा तब भी X ही आएगा, तो ये क्या पैदा होगी? लड़की जो है कि आपको पैदा होने वाली है। आगे चलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक जो है कि आपको मिसर के द्वारा जो है कि आपको सन 1869 ईस्वी में खोजा गया था। न्यूक्लियस अम्ल का निर्माण जो है कि आपको न्यूक्लियोटाइड से होता है। और दो न्यूक्लिक जो है कि आपको अम्ल होते हैं, RNA और DNA जो है कि आपको होते हैं। RNA का पूर्ण रूप जो है कि आपको क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और DNA का पूरा नाम क्या होता है? डायोक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा सन 1953 ईस्वी में दिया गया था। वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार जो है कि आपको 1962 ईस्वी में दिया जाता है। और DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थर कार्बर्ग के द्वारा किया गया था। DNA होता है एक अनुवांशिक पदार्थ जो है कि आपको होता है। DNA का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण इसका मुख्य कार्य होता है। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना और अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना इसका मुख्य रूप से क्या होता है? कार्य जो है कि आपको होता है। अगला आइएगा, आगे देखिएगा। अगला क्या बोलता है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। और पैतृकर्ता सिद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? DNA और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट जो है कि आपको किया जाता है। DNA फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स जो है कि आपको सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में स्थित होगा। और सेलुलर और मॉलिक्यूलर जो है कि जीव विज्ञान का केंद्र की बात करेंगे, ये कहाँ होगा? हैदराबाद में जो है कि आपको होने वाला है। आगे आते हैं, RNA का संश्लेषण जो है कि आपको कहाँ RNA का संश्लेषण होता है? DNA से, है ना। और अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि RNA में शर्करा पाई जाती है, राइबोज नाम की शर्करा जो है कि आपको पाई जाती है। DNA में मौजूद शर्करा कौन सी होती है? डायोक्सी राइबोज शर्करा होती है।
डीएनए केंद्रक में होता है, क्रोमोसोम के रूप में जो है कि आपको होता है, डीएनए बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है, डीएनए आदेश देता है, और प्रोटीन का निर्माण करता है कौन, आरएनए निर्माण जो है कि आपको करता है। डीएनए में श्रृंखला जो है कि आपको बंधी होती है, हाइड्रोजन बंध से जो है कि आपको बंधी होती है ना। और इसी में देखिएगा ए के साथ टी का संबंध होगा डबल बॉन्ड, और जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी का संबंध जो है कि आपको होगा। एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन जो है कि आपको होता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आरएनए के द्वारा होता है, और न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए जो है कि आपको मिलता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कि आपको मिलता है। अगला है वनस्पति जगत के बारे में बोलता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक जो है कि आपको किसको माना गया है, थियोफ्रेस्टस को माना गया है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना गया है, कार्ल लिनियस को जो है कि आपको माना गया है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ जो होता है वो होता है थैलोफाइटा संघ जो है कि आपको होता है। थैलोफाइटा समूह में पाए जाते हैं। सुकाय जो है कि आपको थैलोफाइटा समूह के पौधे कैसे होते हैं, सुकाय पौधे होते हैं। सबसे सरल जो है कि स्थलीय पौधा जो है कि आपको कौन सा, ब्रायोफाइटा होता है। और प्रथम स्थलीय जो है कि आपको पौधा किसे माना गया है, ब्रायोफाइटा को माना गया है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन होता है, तो ये होता है कौन सा, डाइसोनिया जो है कि आपको सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का पौधा होता है। अगला बोलता है कि आपका सबसे छोटा ब्रायोफाइटा का पौधा कौन होता है, जुआ जो है कि आपको सिम्स जो है कि आपको होता है। अगला है कि संवहन उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव जो है कि आपको होता है किसमें, ब्रायोफाइटा में जो है कि आपको होता है। आगे देखते हैं अगला बोलता है कि वनस्पति जगत का एम्फीबियंस वर्ग किसे कहा जाता है, एम्फीबियंस वर्ग कहा जाता है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। टेरिडोफाइटा समूह का पौधा उगता है नम और छायादार जो है कि स्थानों पर उगता है। और सबसे छोटा जो है कि आपको टेरिडोफाइटा कौन होता है, एजोला होता है। एजोला जो है कि आपको होता है। शैवाल के बारे में आइएगा, सुनिएगा। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहा जाता है। और शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन के लिए और जल के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अपने साथ शैवाल लेकर जाते हैं। उस शैवाल का नाम होता है कोलोरेला नाम का शैवाल होता है। आयोडीन बनाने के लिए कौन से शैवाल का जिम्मेदार होता है, लेमिनेरिया नामक शैवाल जो है कि आपको जिम्मेदार होता है। आगे सबसे बड़ा शैवाल की बात करेंगे। सबसे बड़ा शैवाल माइक्रो जो है कि आपको सिस्टिस जो है कि आपको नाम का शैवाल सबसे बड़ा शैवाल जो है कि आपको होता है। और सबसे छोटा शैवाल की बात करेंगे, कैलेमाइडोनोनास जो है कि आपको शैवाल सबसे छोटा शैवाल जो है कि आपको होता है। अगला है कवक के बारे में बोल रहा है। कवक क्या है, कवक देखिएगा, कवक जो है कि आपको बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है कवक। और कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। प्रमुख कवक ईस्ट, मशरूम, खमीर इत्यादि एक प्रकार का प्रमुख क्या है, कवक होने वाला है। कवकों का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कवक में भोजन जो है कि आपको संचित होता है ग्लाइकोजन के रूप में जो है कि आपको संचित होता है। और डबल रोटी का निर्माण में उपयोग किया गया था किस कवक का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी में, तो सेक्रोमाइसिन नामक कवक का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग जो है कि आपको किसका होता है, ईस्ट का, यानी कवक का प्रयोग जो है कि आपको होता है। और शराब उद्योग में किस कवक का, ईस्ट का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। बेकरी उद्योग में, है ना, बेकरी उद्योग में ब्रेड के द्वारा ईस्ट का प्रयोग करके ब्रेड को क्या बनाया जाता है, ब्रेड को मुलायम और लचीला जो है कि आपको बनाया जाता है कवक का प्रयोग करके। आगे आते हैं लाइकेन क्या बोलता है, लाइकेन बने होते हैं कवक और शैवाल से जो है कि आपको लाइकेन बने होते हैं। इसलिए कवक और शैवाल के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, लाइकेन को कहा जाता है। लाइकेन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, थियोफ्रेस्टस के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था, थियोफ्रेस्टस के द्वारा। पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉल्स के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, कॉर्टिकोलस। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और गोबर पे उगने वाले लाइकेन को कोप्रोफिल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। लाइकेन सहायक होता है, मृदा निर्माण के लिए लाइकेन सहायक होता है। पर्यावरण में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र जो है कि आपको किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से। और किस लाइकेन से, रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। इत्र बनाने के लिए हम लोग लाइकेन का प्रयोग करते हैं, कौन सा, लेमिनेरिया नामक लाइकेन का प्रयोग करते हैं। इरीवेनिया नामक लाइकेन का प्रयोग करते हैं। और डेमे नीला नामक लाइकेन का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला कौन सा है, आवृतबीजी पौधा, आवृतबीजी।
आवृत्त बीजी, अनावृत है सॉरी, अनावृत बीजी के बारे में बोल रहा है। अनावृत बीजी जो है कि आपको जिम्नोस्पर्म समूह का पौधा में होता है। बीज कैसे होते हैं? बीज जो है कि आपको नग्न होते हैं, बीज के ऊपर आवरण कोई नहीं होता है, लेयर नहीं होता है। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? सिकोया का वृक्ष जो है कि आपको होगा। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? जैमिया पैगमिया जो है कि आपको होगा। साबुनदाना प्राप्त होता है, साइकस से प्राप्त होता है। अनावृत पौधा में परागण की क्रिया होती है, किससे होती है? वायु के माध्यम से होती है। अब आ गया आवृत बीजी पौधा। आवृत बीजी, इसको एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। इस समूह के पौधे में बीज होते हैं, फल के अंदर होते हैं। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस होता है और सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा बोल्फिया का पौधा जो है कि आपको होता है। आगे आइएगा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है, सबसे बड़ा बीज लोडोसिया का होता है, सबसे ऊंचा पौधा सिकोया का पौधा सबसे ऊंचा पौधा होता है। सोलेनेसी जो है कि आपको कुल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू और मिर्च आते हैं सोलेनेसी कुल के अंतर्गत। रोटेसी कुल के अंतर्गत नींबू, संतरा, सेब और मौसमी जो है कि आपको आते हैं। रोजेसी कुल के अंतर्गत सेब, नाशपाती, गुलाब और रसभरी जो है कि आपको आते हैं। मालवेसी कुल के अंतर्गत कपास, भिंडी, गुलहड़ जो है कि आपको आते हैं मालवेसी कुल के अंतर्गत। और मटर किस पौधे के भाग, मटर जो है कि आपको किस कुल के अंतर्गत आता है? तो ल्यूग्मिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। गन्ना जो है कि आपको आता है किसके अंतर्गत? ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत गन्ना जो है कि आपको रखा गया है। अगला है कि लौंग किस कुल का पौधा है? तो ये मेटर्सी जो है कि आपको कुल का पौधा है। और लौंग के तेल का मुख्य घटक क्या होता है? यूरिनॉल जो है कि आपको होता है, यूरिनॉल होता है। आगे चलते हैं, जड़ हो गया, तना हो गया और पत्तियाँ हो गया। पहला क्या बोलता है? पहला बोलता है कि पौधे का अवरोही भाग क्या होता है? ये जड़ जो है कि आपको होता है। और तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण क्या है? मूली जो है कि आपको तुर्क रूपी एक प्रकार का क्या है? जड़ है। कुंभी रूप से जो है कि आपको कुंभी जड़ उदाहरण है सलजम का। शंक्वाकार जो है कि आपको जड़ उदाहरण है किसका? गाजर का उदाहरण है। अगला है कि गांठदार जो है कि आपको जड़ उदाहरण है किसका? शकरकंद जो है कि आपको उदाहरण होगा। जड़ों का रूपांतरित रूप जो है कि आपको मूली हो गया, गाजर हो गया, सलजम हो गया, यह सब जो है कि आपको क्या हो गया? जड़ों का रूपांतरित रूप जो है कि आपको हो गया। जबकि तना की बात करेंगे, आलू हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ये सब क्या है? ये सब जो है कि आपको तना का एग्जाम्पल जो है कि आपको हो गया। अदरक और आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। और कंद का उदाहरण कौन है? कंद का उदाहरण है आलू जो है कि आपको कंद का उदाहरण है। कंद का उदाहरण अरबी और ओल होता है। प्रकंद का उदाहरण जो है कि आपको अदरक और हल्दी होता है। सलकंद का उदाहरण प्याज और लहसुन होता है। प्याज के छिलके उतारने से आंसू निकलते हैं। सल्फेनिक एसिड के कारण जो है कि आपको आंसू निकलते हैं। लहसुन का गंध एलाइसिन सल्फर के यौगिक के कारण होता है। मिर्च का तीखापन जो है कि आपको कैप्सेसिन के कारण होता है। और अगला बोलता है कि राइजोम जो है कि आपको पादप का जो है कि आपको भूमिगत जो है कि प्रारूप क्या होता है? तना होता है। अगला बोलता है कि दलहनी जो है कि आपको पौधों के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा? राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। और पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि की माप की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑक्जीनोमीटर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तना, पत्ती और कली से नया पौधा का प्राप्त होना क्या कहलाता है? कायिक प्रबंधन जो है कि आपको कहलाता है। आगे देखिएगा, आलू का कायिक प्रबंधन किससे होता है? तना से होता है। ब्रायोफिल्म्स, फिल्म में कायिक प्रबंधन होता है, पत्ता से होता है। और पौधे के मुख्य जो है कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती होने वाले हैं। और पत्तियों में अति जो है कि आपको सूक्ष्म जो है कि आपको छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहा जाता है, स्ट्रोमेटा कहते हैं। और अगला है कि पत्तियां सांस लेती है, स्ट्रोमाटा से जो है कि आपको क्या लेती है? सांस जो है कि आपको लेती है। बाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है, स्ट्रोमाटा सहायक होता है। और पौधे की पत्तियों का रंग जो है कि हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का रंग लाल, नारंगी और पीला कैरोटीनॉइड्स के कारण जो है कि आपको होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में होते हैं मैग्नीशियम। और पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन को बनाना, यह जो है कि आपको होता है। अगला जो टॉपिक है ये क्या है? ये जो है कि आपको फल होगा। आइए फल के बारे में देखना शुरू करते हैं। किसके बारे में? फल के बारे में। आइए फल के साथ देखना शुरू करते हैं। आइएगा देखते हैं फल के बारे में क्या क्या बोल रहा है। पहला सवाल क्या बोल रहा है, ज़रा देखिएगा।
पहला सवाल बोल रहा है आपका कि फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है, क्या कहलाता है, पोमोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। अगला बोल रहा है क्या, फल बनते हैं निषेचन के बाद अंडाशय में जो है कि आपको फल बनते हैं। अगला बोलता है कि बीज जो है कि आपको बीज निषेचन के बाद कहाँ बनते हैं, तो बीजांड में जो है कि आपको बीज बनता है। निषेचन फर्टिलाइजेशन की खोज जो है कि आपको सर्वप्रथम किसने किया था, तो स्टार्स बर्गर के द्वारा जो है कि इसकी खोज किया गया था। अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि नर एवं मादा जो है कि आपको जनन इकाइयों का संयोजन जो है कि आपको कहलाता है, क्या कहलाता है, निषेचन जो है कि आपको कहलाता है। और सबसे बड़ा जो है कि आपको बीजांड की बात करेंगे कौन होता है, साइकस होता है। जीवित जीवाश्म की बात करेंगे कौन होता है, साइकस होता है। और जिस फल को बनने में पुष्प के केवल अंडाशय का ही भाग जो है कि आपको लेते हैं कहलाता है सत्य फल जो है कि आपको कहलाता है, कैसा, सत्य फल जो है कि आपको कहलाता है। आगे देखिएगा, जिन फलों को जो है कि आपको फल को बनने के लिए अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग लेते हैं, पुष्पासन या बाह्य दलपुंज जो है कि आपको भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, असत्य फल जो है कि आपको कहते हैं। और मटर जो है कि आपको क्या बोलते हैं कि सत्य फल जो है कि आपको उदाहरण है, सत्य फल का उदाहरण कौन है, मटर है। आम जो है कि आपको सत्य फल का उदाहरण होता है। असत्य फल का जो है कि उदाहरण कौन है, सेब है, नाशपाती है ना, कटहल है, ये सब असत्य फल का उदाहरण है। और सोरोसिस जो है कि आपको फल का उदाहरण कौन है, शहतूत है, अनानास है। और कटहल जो है कि आपको सोनोसिस जो है कि फल का उदाहरण है। अगला बोलता है कि आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो इसका खाने योग्य भाग जो होता है वो होता है मध्य फल भीति जो है कि आपको होता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर का खाने योग्य भाग कौन होता है, फल भीति होता है। और लीची का खाने योग्य भाग कौन होता है, एरिल होता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन होता है, भूर्णपोष जो है कि आपको होता है। फूल गोभी का पुष्पक्रम जो है कि आपको खाने योग्य भाग होता है। अगला जो टॉपिक है फूल है, पुष्प के बारे में। पौधे का जनन जो है कि आपको अंग कौन होता है, पुष्प यानी फूल होता है। फूल के अध्ययन को एंथोनोलॉजी के नाम से जानते हैं, एंथोलॉजी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और फूल की खेती कहलाता है फ्लोरिकल्चर जो है कि आपको कहलाता है। पुष्प का नर अंग को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहा जाता है। और पुष्प के मादा अंग को क्या कहते हैं, जयांग के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। सबसे छोटा फूल जो है कि आपको कौन हो गया, बुल्फिया हो गया। सबसे बड़ा पुष्प जो है कि आपको रेफ्लेसिया हो जाएगा। पादप उत्तक के बारे में आइएगा, पादप उत्तक के बारे में क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि कोशिकाओं के समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना और तथा कार्य समान होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्तक कहलाते हैं। और उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बीचट ने जो है कि आपको दिया था, किसने दिया था, बीचट ने दिया था। आगे आइएगा, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोलता है कि शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। और जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे, एक प्रकार का संवहनीय उत्तक होने वाला है। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ पौधे के अन्य जो है कि भागों तक पहुंचाने वाला उत्तक का नाम क्या है, फ्लोएम जो है कि आपको होता है। अगला बोलता है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक जो है कि पहुंचता है, किससे, जाइलम नाम के उत्तक से पहुंचता है। अगला बोलता है कि शरीर में उत्तकों तथा अंगों के आपस में जोड़ने का कार्य क्या करता है, तो जोड़ने का काम जो है कि आपको यही संयोजी उत्तक जो है कि आपको करता है। रक्त एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त प्रकाश संश्लेषण का क्रिया आ गया। आइएगा, पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण जो है कि आपको कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण का इकाई क्या होता है, क्वाटो जो है कि आपको सोम होता है, क्या होता है, क्वाटोसोम जो है कि आपको होता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो है कि आपको होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश जो है कि आपको आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान होता है। और क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है, तो प्रकाश के बैगनी, नीला और लाल रंगों को क्या करता है, क्लोरोफिल जो है कि आपको ग्रहण जो है कि आपको करता है।
आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है, किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल प्रकाश में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि लाल प्रकाश में सबसे अधिक जो है कि आपको होता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस प्रकाश में होती है? बैगनी प्रकाश में सबसे कम जो है कि आपका होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकाला जाता है, किस विधि से ऑक्सीजन निकलता है? अपचयन होता है, किससे? जल से जो है कि आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अगला है कि जल के अपघटन के लिए ऊर्जा जो है कि आपको मिलता है कहाँ से? प्रकाश से जो है कि आपको ऊर्जा मिलता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण का जो है कि आपको प्रथम स्थिर यौगिक कौन होता है? ग्लिसरिक जो है कि आपको अम्ल जो है कि आपको होता है। और अगला बोलता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित जो है कि आपको होती है, किससे? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है कि आपको क्या होगा? संतुलित जो है कि आपको होगा। और अगला बोल रहा है कि जैविक ऊर्जा का अंतिम जो है कि स्रोत क्या होता है? सौर विकिरण जो है कि आपको होता है। अगला जो टॉपिक है पादप हार्मोन है। देखिएगा, पादप हार्मोन के बारे में बोलता है कि पादप हार्मोन कौन से होते हैं? ऑक्सीन होते हैं, जिब्रेलिन होते हैं, इथिलीन होते हैं, फ्लोरिजेंस होते हैं, साइटोकाइनिन होते हैं। ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार का पादप हार्मोन जो है कि आपको होने वाला है। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीन जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि पौधे कि वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन कौन सा है? तो पौधा का विरोधक, निर्धि विरोधक मतलब कि उसको हानि पहुंचाने वाला कौन हो गया? एब्सेसिक अम्ल हो गया। और कौन? इथिलीन जो है कि आपको होता है। अगला है कि खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन कौन सा था? ऑक्सीन जो है कि आपको था। ऑक्सीन की खोज डार्विन के द्वारा 1880 ईस्वी में किया गया था। और इसका प्रयोग हम लोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार को नष्ट करने में जो है कि आपको ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। और 2,4-D एक प्रकार का क्या होता है? खरपतवार नाशी होता है। गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो गैसीय रूप में जो पाया जाता है वो होता है एथिलीन जो है कि आपको होता है। और इथिलीन की खोज वर्ग ने कब किया था? 1962 ईस्वी में किया था। फलों को पकाने में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? इथिलीन होता है। और मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि में सहायक जो है कि आपको होता है कौन? इथिलीन जो है कि आपको सहायक होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बौना पौधा को लंबा करने में सहायता प्रदान करता है कौन? जिब्रेलिन जो है कि आपको सहायता प्रदान करता है। जिब्रेलिन की खोज किसने किया था? कोरोशोवा के द्वारा जो है कि आपको जिब्रेलिन की खोज 1926 ईस्वी में कर दिया गया था। अगला है कि कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायता जो है कि आपको देता है कौन? साइटोकाइनिन सहायता देता है। साइटोकाइनिन की खोज मिलर के द्वारा 1951 ईस्वी में किया गया था। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? फ्लोरिजेंस जो है कि आपको फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है। और ट्राउमेटिन की बात करेंगे, यह जो है कि आपको ट्राउमेटिन डाई कार्बोक्सिलिक जो है कि आपको अम्ल जो है कि आपको होता है। पौधे के जख्मों को भरता है कौन? ट्राउमेटिन जो है कि आपको भरता है। पादप रोग के बारे में चर्चा आ गया है। आइएगा, तंबाकू में होने वाला मोजैक रोग किससे? विषाणु से होता है। आलू में सैथिल रोग जीवाणु के कारण होता है। गेहूं का रस्ट रोग कवक के कारण होता है। गन्ना का लाल जो है कि आपको सड़न रोग, ये भी कवक के कारण होता है। और धान का अंगमारी रोग ये जेंथोमोनास जो है कि नामक जीवाणु के कारण होता है। और ब्लास्ट रोग ये धान में होता है। हरित बाली रोग ये बाजरा में होता है। आगे देखिएगा, अगला अग्नि निर्जा रोग ये सेब में होता है। धान में खैरा रोग जो है कि आपको जास्ते की कमी के कारण जो है कि आपको होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है कि आपको होता है। और बंची टॉप ऑफ बनाना यह किस में होता है? केला में होता है। अगला है टिक्का रोग की बात करेंगे, यह किसमें? मूंगफली में टिक्का रोग होता है। मटर की बात करेंगे, मटर में मांस रोग किसके कमी के कारण? मैग्नीज के कमी के कारण मांस रोग जो है कि आपको होता है। नींबू का डाइबेक रोग और लिटिल लीफ रोग जो है कि आपको कॉपर यानी तांबे की कमी के कारण होता है। और आम और मैग्नीज का लिटिल लीफ रोग की बात करेंगे, यह किसके? जास्ते की कमी के कारण जो है कि आपको होता है। फूल गोभी का ब्राउनिंग और आंवला का निक्रोसिस रोग की बात करेंगे, ये किसके कमी के कारण? बोरोन की कमी के कारण जो है कि आपको होता है। वनस्पति शास्त्र महत्वपूर्ण जो है कि आपको तथ्य,
लौंग प्राप्त होता है पुष्प कली से जो है कि आपको प्राप्त होता है। हींग जो है कि प्राप्त होता है पेड़ों के जड़ों से प्राप्त होता है। कॉर्क प्राप्त होता है ओक के वृक्ष के छाल से कॉर्क प्राप्त होता है। ओक का वनस्पतिक नाम जो है कि आपको कैवेकस जो है कि आपको शुबर होता है। और हीरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से हीरोइन की प्राप्ति जो है कि आपको होती है। आगे देखिएगा, अगला है कि हीरोइन अफीम पोस्ता प्राप्त होता है अध पके हुए फल से प्राप्त होता है। अफीम का वनस्पतिक नाम जो है कि आपको पैपेबर है ना, सोमनीफेरम जो है कि आपको होता है। मार्फीम प्राप्त होता है अफीम के पौधे से। और तंबाकू का विषैला पदार्थ कौन होता है? तंबाकू में निकोटीन होता है। निकोटीन प्राप्त होता है तंबाकू की पत्तियों से, निकोटीन प्राप्त होता है। कॉफ़ी में उत्तेजक पदार्थ कैफीन होता है, कॉफ़ी बोलेगा, कोला बोलेगा, है ना, ये सब में जो है कि आपको चाय बोलेगा, इसमें भी थीन और कैफीन दोनों होता है ना। आगे देखिएगा, कैफीन की प्राप्ति कॉफ़ी में होती है और कैफीन प्राप्त होता है कॉफ़ी के बीजों से। अगला बोलता है कि चाय में उत्तेजक पदार्थ जो है कि आपको थीन होता है। थीन और टेनिन, ये थीन और टेनिन प्राप्त होता है चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। सबसे छोटा जो है कि आपको गुणसूत्र किसका होगा? शैवालों का होगा। सबसे लंबा गुणसूत्र किसका होगा? ट्राइलियम का जो है कि आपको गुणसूत्र सबसे लंबा गुणसूत्र जो है कि आपको होता है। अगला देखिएगा, अगला है कि सबसे भारी कास्ट वाला पौधा कौन सा है? हाइड बिचिया जो है कि आपको पौधा होगा। सबसे हल्की कास्ट वाली जो है कि आपको पौधा कौन सा है? ओ क्रोमा जो है कि आपको होने वाला है। पौधे के अंकुरन के लिए आवश्यक होता है जल, ऑक्सीजन और ताप जो है कि आवश्यक होता है। अगला बोलता है कि पौधे की आयु का पता लगाया जा सकता है किससे? तो वृद्ध जो है कि वलय या वार्षिक वलयों को जो है कि आपको गिनकर जो है कि आपको पता लगाया जा सकता है। वलय मतलब होता है छल्ला, गोल गोल देखिएगा, इसके अंदर छल्ला जो है कि आपको रेखा रेखा बनता है पौधे के अंदर, है ना, लकड़ी के अंदर, उसी से गिन के जो है कि आपको इसका पता लगाया जा सकता है। आगे चलते हैं, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। और पौधे के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो पौधे के लिए 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा को जीरोफाइट कहा जाता है। चट्टानों में उगने वाला पौधा को लिथोफाइट कहा जाता है। आ गया जंतु विज्ञान। आइएगा यहाँ से जंतु विज्ञान के बारे में देखिएगा। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को माना गया है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? अर्थोपोडा होता है। अर्थोपोडा के जीव होते हैं तेलचट्टा जो है कि आपको अर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। मच्छर आता है, खटमल आता है, मकड़ी आता है, झींगा मछली आता है, ये सब जो है कि अर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, अगला क्या बोलता है कि कॉकरोच का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 13 कोष्ठीय जो है कि आपको कॉकरोच का हृदय होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि कीटों की पैरों की संख्या कीटों में कितनी होती है? 6 गो जो है कि आपको कीटों में पैर जो है कि आपको होता है 6 होता है। आगे देखते हैं, कीटों में पैरों की संख्या 6 होती है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा हो गया? मोलस्का संघ जो है कि आपको हो गया। और मोलस्का संघ में कौन कौन आता है? ऑक्टोपस, घोंगा, ये मोलस्का संघ में आता है। ऑक्टोपस एक प्रकार का होता है, क्या है? एक मृद कवची होता है। मोलस्का जो है कि आपको होता है। मोलस्का संघ के जीव में श्वसन किससे होता है? तो गिल्स या गलफरा से श्वसन होता है। और मोलस्का संघ में उत्सर्जन जो है कि आपको किससे होगा? वृक्क या किडनियों से जो है कि आपको होगा। प्रोटोजोआ संघ के जीव जो है कि आपको कैसे होते हैं? एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं। और प्रोटोजोआ का नाम जो है कि आपको दिया था गोल्डफस के द्वारा। प्रोटोजोआ नाम जो है कि आपको किसके द्वारा? गोल्डफस के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि प्रोटोजोआ संघ के जीव अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम जो है कि आपको होते हैं। पेरीफेरा संघ के जीव जो है कि आपको कौन होते हैं? साइकस होते हैं। स्पंज जो है कि आपको होते हैं पेरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। पेरीफेरा संघ के जीव जो है कि आपको कहलाते हैं स्पंज कहलाते हैं। एनिलिडा संघ के जीव जो है कि आपको केचुआ और जोक जो है कि आपको होते हैं। केचुआ होते हैं 4 जोड़े जो है कि आपको केचुआ में क्या होते हैं? हृदय जो है कि आपको होते हैं। एनिलिडा संघ के जीव जो है कि आपको श्वसन करते हैं किससे? त्वचा से जो है कि आपको श्वसन करते हैं। आगे आइएगा, अगला जो बोल रहा है इकाइनोडर्मेटा संघ, किसके बारे में? इकाइनोडर्मेटा संघ के बारे में बोल रहा है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत जो है कि आपको आता है जेलीफिश आता है ना, ताराफिश आता है और बीटल स्टार आता है। कौन कौन आएगा? जेलीफिश, ताराफिश और बीटल स्टार जो है कि आपको आता है। आगे देखिएगा,
अगला बोलता है कि सिलिंड्रेट्रा संघ के अंतर्गत कौन कौन सा जीव आता है, तो हाइड्रा और मूंगा जो है कि आपको आता है। सिलिंड्रेट्रा संघ के अंतर्गत जो है कि आपको आता है हाइड्रा मूंगा की खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है कि आपको हाइड्रा की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। एम्फीबियंस वर्ग प्राणी के होते हैं, उभयचर जो है कि आपको होते हैं। उभयचर का अर्थ क्या होता है, जल के साथ साथ ये स्थल दोनों जगह रहने वाला जो प्राणी होता है ना उसको उभयचर कहते हैं। जैसे हमारा मेढक हो गया, कछुआ हो गया, है ना, ये देखिएगा ये दोनों जगह जो है कि आपको क्या होता है, दोनों जगह जो है कि आपको रहता है। आगे देखते हैं, अगला है मेढक का हृदय जो है कि आपको कितने कोष्ठीय होता है, 3 कोष्ठीय जो है कि आपको होता है। और पक्षी का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है, एंटोमोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, और निथोलॉजी कहलाता है। अगला बोलता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचा और विशालतम जो है कि आपको जीव कौन हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। अफ्रीकी हाथी जो है कि आपको हो जाएगा शुतुरमुर्ग, अच्छा शुतुरमुर्ग होता है जो अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का दूसरा सबसे विशाल पक्षी कौन हो जाएगा, एमू हो जाएगा। सबसे छोटा पक्षी कौन, हमिंग बर्ड जो है कि आपको सबसे छोटा हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है कि स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण क्या होता है, तो इसमें डायफ्राम होता है। क्या होता है स्तनधारियों में, डायफ्राम होता है। ये रिब्स के नीचे जो है कि आपको देखिएगा ना, जो रिब्स होता है छाती की हड्डी होती है उसके नीचे जो है कि आपको डायफ्राम पाया जाएगा। आगे देखिएगा, स्तनधारियों के हृदय क्या बोलता है कि स्तनधारियों में जो है कि आपको श्वसन होता है फेफड़ों के माध्यम से। किस माध्यम से श्वसन जो है कि आपको करता है, फेफड़ों के माध्यम से होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, ब्लू व्हेल जो है कि आपको मछली जो है कि आपको होगा। सबसे छोटा स्तनधारी जो है कि आपको छुछुंदर जो है कि आपको होता है। सबसे लंबा स्तनधारी जिराफ होता है। डॉल्फिन वर्गीकरण किस में आते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं स्तनधारी में। और डॉल्फिन से याद रखिएगा 2009 में इसे जलीय जीव जो है कि आपको घोषित किया गया। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना बिहार में होने वाला है। और सबसे अधिक डॉल्फिन गणना में सबसे अधिक डॉल्फिन की संख्या जो है कि आपको उत्तर प्रदेश में बताई गई है ना। उसके बाद दूसरा सेकंड हाईएस्ट जो है कि आपको कहाँ का है, बिहार का है। सरीसृप वर्ग में जो है कि आपको आते हैं छिपकली आते हैं, कछुआ आते हैं, मगरमच्छ आते हैं, सांप गिरगिट जो है कि आपको सरीसृप में आते हैं। और समानता जो है कि सरीसृप का हृदय कैसा होता है, 3 कक्षीय होता है। अपवाद किसको छोड़कर, मगरमच्छ को छोड़कर जो है कि सबका होता है। आगे चलते हैं, अगला बोलता है कि सरीसृप का विकास हुआ था किस काल में, मेसोजोइक युग में जो है कि आपको हुआ था। और डायनासोर जो है कि आपको इसका भी कब हुआ था, तो मेसोजोइक जो है कि आपको युग में हुआ था। मगरमच्छ में हृदय होते हैं, 4 कक्षीय हृदय होते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, नागराज है, जिसे किंग कोबरा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सा है, हीलोडर्मा है। हीलोडर्मा जो है कि आपको कैसा छिपकली है, जहरीली छिपकली है। मछलियों में श्वसन होता है गिल्स या गल्फरा से जो है कि आपको होता है। जंतु उत्तक, आइएगा, रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। शरीर में उत्तकों का निर्माण जो है कि आपको किससे, प्रोटीन से होता है। और विभिन्न उत्तकों और अंगों को जोड़ने वाला कार्य जो है कि कौन करता है, संयोजी उत्तक करता है। संयोजी उत्तक जो है कि आपको पाया जाता है कहाँ पे, संयोजी उत्तक जो है कि टेंडन और लिगामेंट, इसे कि स्यानु जो के नाम से जानते हैं। सुनिएगा, यहाँ पर हम 3 चीज़ आपको बताते हैं, क्वेश्चन छपेगा। पहला याद रखिएगा, है ना। पहला हो गया MBT, दूसरा याद रखिएगा आप BBL, और तीसरा याद रखिएगा MMS होगा, ठीक ना, MMS होगा। तो रुक जाइए, फिर से कर देते हैं इसको सही से। तीसरा हो गया MMS, ये 3 आप याद रखिएगा। इसी तीनों से जो है कि आपको सारा बन जाएगा सवाल। देखिएगा, यहाँ M से हो गया मसल्स, अब B से हो गया बोन। मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है, तो ये जोड़ता है आपको टेंडन जो है कि आपको जोड़ता है। कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। बोन को बोन से, B से बोन को जोड़ता है कौन, L से लिगामेंट जो है कि आपको जोड़ता है। अब मसल्स को मसल से कौन जोड़ता है, मसल्स को मसल से सेलेक्सियोर जोड़ता है। S4 क्या हो जाएगा, सेलेक्सियोर जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर है ना, यही हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर रोके थे। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, अगला है कि मांसपेशियाँ को अस्थियों से जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। अस्थियों को अस्थियों से लिगामेंट जोड़ता है। और चेतना उत्तक जो है कि आपको कहलाता है। तंत्रिका उत्तक को चेतना उत्तक जो है कि आपको कहते हैं। तंत्रिका उत्तक की
कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो है कि आपको कहा जाता है, और दो न्यूरॉनों के बीच की जगह को साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स जो है कि आपको कहते हैं। अगला है कि संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। कौन करता है? तो ये तंत्रिका कोशिका करता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु बनते हैं तंत्रिका कोशिका से बनते हैं। शरीर के मांसपेशियों में कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर के अंदर मांसपेशियों में 639 मांसपेशियां होती है। मानव के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां गैलेक्टियस मैक्सिमस, ये कहाँ की? जांघ की मांसपेशी होगी। ये जांघ जो थाई होता है ना, इस थाई की मांसपेशी हो जाएगी। अगला है कि मानव के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन होता है? स्टेपिडियस होता है, जो कान के अंदर पाया जाता है। मानव रक्त के बारे में क्या बोल रहा है, जरा सुनिएगा। रक्त की बात कर रहा है। खून जो है कि आपको एक तरल संयोजी उत्तक होता है। खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहा जाता है, इसी को सेरोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। खून जो होता है, रक्त जो होता है, क्षारीय होता है। इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है, और मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर जो है कि आपको क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। रक्त की मात्रा शरीर का भार का लगभग कितना %? ये 7% जो है कि आपको होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर ब्लड कम होता है। आगे देखते हैं, रक्त का मुख्य काम क्या होता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, रोगों से जो है कि आपको बचाव करना, पोषक तत्वों का परिवहन जो है कि आपको करना। ये रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यही हीमोग्लोबिन Hb जो होता है ना, ये किसको पहचान करता है? ऑक्सीजन को और CO2 को ले आने और ले जाने का काम जो है कि आपको करता है। कौन? हीमोग्लोबिन जो है कि आपको करता है। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। अगला बोलता है कि रक्त का रंग जो है कि लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन में प्रोटीन के साथ प्रोटीन का एक यौगिक है। और हीमोग्लोबिन में पूछेगा क्या पाया जाता है, तो आयरन यौगिक जो है कि आपको पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक कौन सा होता है? तो लौह यौगिक जो है कि आपको होता है हीमैटिन जो है कि आपको यौगिक होता है। आगे देखिएगा, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका काम होता है। रक्त प्लाज्मा है ना, रक्त प्लाज्मा, रक्त का जो है कि आपको लिक्विड भाग जो होता है, उसे ही तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा जो होता है होल ब्लड का 55 से लेकर 60% होता है। कितना %? 55 से 60%। और इस प्लाज्मा में 90% पानी पाया जाता है। याद रखिएगा, कितना %? 90% पानी पाया जाता है। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। और पदार्थ की चौथी अवस्था भी क्या है? प्लाज्मा जो है कि आपको होने वाली है। प्लाज्मा, रक्त का प्लाज्मा जो है कि कैसा होता है? रंगहीन जो है कि आपको होता है। और कितना % प्लाज्मा पाया जाता है? 55% पाया जाता है। और प्लाज्मा में जल कितना? जल होता है 90%। पचे हुए भोजन का संवहन कौन करता है? प्लाज्मा करता है। फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन जो है कि आपको प्लाज्मा प्रोटीन जो है कि आपको होने वाला है। रक्त के थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य कौन होता है? तो फाइब्रिनोजेन होता है। रक्त को शरीर के अंदर में जमने नहीं देता है कौन? हिपेरिन नहीं जमने देता, याद रखिएगा। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल लेने पर शेष जो बचा प्लाज्मा, उसी को क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजेन को निकाल देंगे तो शेष जो बचेगा उसी को सीरम जो है कि आपको कहा जाता है। और देखते होंगे कोरोना में खूब सीरम थेरेपी जो है कि आपको चढ़ा था। प्लाज्मा थेरेपी, सीरम थेरेपी जो है कि खूब चढ़ा था। एंटीबॉडी जो है कि आपको होता है एक प्रकार का प्रोटीन एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त प्लाज्मा के अंदर ही एंटीबॉडी जो है कि आपको पाया जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि रक्त के अंदर जो है कि आपको रक्त को शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है कौन? हिपेरिन नामक प्रोटीन नहीं जमने देता है। अगर इसका आपको PDF चाहिए मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। मेरा नंबर है 7859064143। इसी नंबर पर जो है कि आप हमको मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर। मुझे PDF चाहिए साइंस का, तो मैं आपको PDF जो है कि आपको दे दूंगा। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम से जुड़कर भी जो है कि इस PDF को ले सकते हैं। टेलीग्राम पर भी जो है कि आपको इसका मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो है कि आपको डाल दिया गया है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आइएगा आगे चलते हैं। अगला है रक्त कणिकाएँ। आते हैं रक्त कणिकाएँ के बारे में देखते हैं। रक्त को 3 भागों में बांटा गया है। रक्त कणिका जो सॉलिड भाग होता है ना होल ब्लड का, उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला RBC होता है, दूसरा WBC होता है और तीसरा प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स मतलब रक्त बिंबाणु जो है कि आपको कहते हैं।
लाल रक्त कण का निर्माण जो है कि आपको अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो। अब ये बोन मैरो कहाँ होता है, हड्डी जो देख रहे हैं ना, वो हड्डी के अंदर खोखली जो जालीदार भाग होती है उसी में बोन मैरो जो है कि आपको होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से लेकर 120 दिनों तक का होता है। और श्वेत रक्त कण का निर्माण जो है कि आपको कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कभी कभी इसका निर्माण लिम्फ नोड में भी हो जाता है, यकृत में भी हो जाता है, और प्लीहा स्प्लीन या तिल्ली में भी हो जाता है। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल 13 से 20 दिन होता है, 13 से 20 दिन होता है। इसमें देखिए बहुत सारे बुकों में ये अलग अलग दिया है। कभी कभी देखिएगा 3 से जो है कि आपको 5 दिन भी जो है कि आपको दे देगा WBC, कभी कभी जो है कि आपको 5 से 7 दिन भी दे देगा, 13 से 20 दिन भी देता है। इसलिए ये क्वेश्चन जल्दी आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्त कोशिका, श्वेत जो है कि आपको रक्त कण को कहा जाता है, किसको, इसको क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट जो है कि आपको कहा जाता है ना। और श्वेत रक्त कणिका मतलब कि RBC के संख्या में अगर एकाएक वृद्धि हो जाएगा तो उसी में से एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। लाल रक्त कणों को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण जो है कि आपको कौन सा है, मोनोसाइट है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है कौन, मोनोसाइट जो है कि आपको होता है। एस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स ये बैक्टीरिया का भक्षण करता है। एस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया का भक्षण करता है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जो है कि आपको मार देता है और मोनोसाइट जो है कि आपको क्या करता है, उत्तेजित करता है। और मोनोसाइट सबसे बड़ा भी होता है। लाल रक्त कण RBC का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर के अंदर हर कोशिका में किसका पहुंचान करना, ऑक्सीजन को जो है कि आपको पहुंचाना, ये RBC का मुख्य काम होता है। आगे आते हैं। अगला बोलता है कि WBC का मुख्य काम क्या होता है, तो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है और संक्रमण से जो है कि बीमारियों से होने वाले संक्रमण से क्या करना, लड़ना जो है कि इसका कारण जो है कि आपको होता है। एंटीजन जो है कि आपको पाया जाता है, RBC में एंटीजन पाया जाता है और इसी एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का क्या होता है, निर्धारण होता है। याद रखिएगा, एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। अगर एंटीजन A है तो आपका ब्लड ग्रुप A होगा, अगर एंटीजन B है तो आपका ब्लड ग्रुप B होगा, अगर आपका एंटीजन AB है तो आपका ब्लड ग्रुप AB होगा, अगर आपके अंदर कोई एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप जो होगा O होगा। कौन होगा, O जो है कि आपको होगा। और इसके अपोजिट होता है एंटीबॉडी। अगर जिसका ब्लड ग्रुप O है उसका एंटीजन कुछ नहीं है तो उसका एंटीबॉडी A और B दोनों होगा। AB है तो इसका एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा, A है तो इसका एंटीबॉडी B होगा, और B है तो इसका एंटीबॉडी A जो है कि आपको होगा। तो ये हो गया एंटीबॉडी का, ये हो गया आपका एंटीजन का, और ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप का लिस्ट जो है कि आपको हो गया है। एक बार रुक के फिर से जो है कि आप देख लेंगे, बाकी सब जो है कि आपको बन जाएगा। आगे चलते हैं। RBC की संख्या मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से, जो है कि RBC की संख्या क्या की जाती है, मापी जो है कि आपको जाती है। अगला है कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, कब्रगाह किसे कहा जाता है जहां पर RBC जाकर मरता है, तो ये होता है पलिया में जाकर जो है कि आपको मरता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, स्प्लीन, तिल्ली या पलिया को कहा जाता है। और रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन देता है, तो प्लेटलेट्स सहायक देता है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट जो है कि आपको होता है। थ्रोम्बोसाइट जैसे ही ब्लड जैसे ही करता है, थ्रोम्बोसाइट जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का जो है कि आपको लेयर बनाता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन का लेयर जो है कि आपको थ्रोम्बोप्लास्टिन फाइब्रिनोजन के साथ जो है कि अभिक्रिया कर, कैल्शियम के साथ अभिक्रिया कर फाइब्रिन बनाता है। और फाइब्रिन जो है यह जो है कि आपको फिर से अभिक्रिया कर, है ना, जाली नुमा आकार का आकृति बना देता है, जिसमें जाकर ब्लड जो है कि आपको जमा हो जाता है। और इसके बाद ब्लड क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। और ये ब्लड क्लॉट होने में 2 से लेकर 5 मिनट का समय लगता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, कैस्केडिंग प्रोसेस जो है कि आपको कहते हैं। पूछेगा कौन से खनिज रक्त को थक्का बनाने में समर्थन प्राप्त करता है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा, है ना। बोलेगा विटामिन कौन सा, विटामिन हो जाएगा K। आगे देखिएगा, प्लेटलेट्स का जीवन काल की बात करेंगे 3 से लेकर 5 दिन का होता है। और प्लेटलेट्स शरीर का निर्माण जो है कि आपको कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो में प्लेटलेट्स का भी निर्माण होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है पलिया में, इसकी मृत्यु जो है कि आपको होती है। और खून थक्का नहीं जम पाता है किसमें, हीमोफीलिया नामक रोग में जो है कि खून का थक्का नहीं जम पाता है। आगे आते हैं, रक्त थक्का बनने में सहायक जो है कि आपको विटामिन कौन सा है, K विटामिन होगा। और रक्त लाल रुधिर कण में नहीं होते हैं, थैलेसीमिया में जो है कि आपको नहीं होते हैं, क्योंकि RBC बनता ही नहीं है उसमें। आगे चलते हैं,
रक्त में WBC की अत्यधिक जो है कि आपको मात्रा की उपस्थिति ही क्या कहलाती है, इसी को हम लोग कहते हैं ल्यूकेमिया के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अगला हो गया रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की बात करें, रक्त समूह होता है ए होता है, बी होता है, AB होता है और O होता है। रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज 1930 ईस्वी में दिया गया था। सर्वदाता ब्लड ग्रुप O होता है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप AB होता है। RH फैक्टर का खोज जो है कि आपको किसने किया था, यह जो है कि RH फैक्टर किससे संबंधित है, रक्त से जो है कि आपको संबंधित होगा RH फैक्टर। RH फैक्टर का खोज जो है कि कार्ल लैंडस्टीनर और उसके चेला विनर ने जो है कि आपको खोजा था। 1940 ईस्वी में खोजा था, बंदर में जो है कि आपको खोजा था। उस बंदर का नाम था रीसस नाम का बंदर। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है कि आपका रक्त का जो है कि आपको शुद्ध जो है कि आपको कहाँ होता है, तो रक्त शुद्ध होता है आपका वृक्क या किडनी में जाकर रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध होता है। आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। आगे बोलता है कि वृक्क प्रति मिनट जो है कि आपको औसतन प्रवाह जो है कि आपको कितना होता है, तो 1200 सीसी जो है कि आपको प्रवाह होता है। कितना होता है, 1200 सीसी जो है कि आपको प्रवाह करता है। अगला बोलता है कि रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, डायलिसिस जो है कि आपको कहलाती है। और रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था, विलियम हॉर्वे के द्वारा 1628 ईस्वी में किया गया। कब, 1628 ईस्वी में किया गया था। आगे देखिएगा, रक्त में रक्त संचरण जो है कि आपको करता है, कौन करता है, हार्ट जो है कि आपको रक्त संचरण जो है कि आपको करता है, ठीक ना, हार्ट जो है कि आपको करता है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि रक्त में गैसों का आदान कहाँ होता है, आदान प्रदान, तो ये फेफड़ा में होता है। मनुष्य का औसत जो है कि आपको रक्तचाप क्या होता है, 120/80 होता है। 120 को हम लोग क्या करते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं, और जो है कि आपको 80 को डायस्टोलिक के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आगे देखिएगा, और यह जो है कि मिलीमीटर में जो है कि आपको होता है। और वायुमंडलीय दाब से जो है कि रक्तचाप क्या होता है, अधिक जो है कि आपको होता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। और रक्तचाप मापक यंत्र जो है कि आप रक्तचाप को नियंत्रित करता है, कौन सी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि जो है कि आपको नियंत्रित करता है। आगे आते हैं, अगला सवाल क्या बोलता है कि यदि व्यक्ति में वृद्ध होने पर जो है कि रक्तचाप क्या होता है, वृद्ध होने पर रक्तचाप जो है कि उसका बढ़ जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है कि मानव शरीर में रक्तचाप की अपर्याप्त जो है कि आपूर्ति कहलाती है। इस्कीमिया जो है कि आपको कहलाती है। पाचन तंत्र के बारे में सुनिएगा। पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है मुख से प्रारंभ होता है। मुख गुहा का पिछला भाग जो है कि आपको ग्रसनी कहलाता है ना, ओसोफेगस के नाम से इसको जानते हैं अंग्रेजी में। पाचन भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की लंबाई 32 फीट होगी, है ना, 32 फीट होगी, यहाँ 22 फीट। अच्छा, छोटी आंत का बोल रहा है, नहीं ये आंत का बोल रहा है, ठीक है। आंत में जो है कि आपको होता है 22 फीट। अब पूरे आहार नाल का लंबाई पूछेगा ना, तब ये हो जाएगा 32 फीट और 9 मीटर के अप्रॉक्स में होता है। कितना मीटर, 9 मीटर के अप्रॉक्स में होता है। भोजन जो है कि आपको पचाने में सहायक एंजाइम कौन सा होता है, तो ये एंजाइम जो है कि आपको सहायक जो है कि आपको होता है। अमाशय से निकलने वाले जठर रस से कौन से एंजाइम निकलते हैं। अमाशय का मतलब हो गया पेट। पेट से कौन कौन निकलता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम होता है दूध का पाचन करना, और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। आपसे पहला एक सवाल पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, जबकि भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय और छोटी आंत में जाकर जो है कि आपको होता है। प्रोटीन पाचन एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। और दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई वही 8 से लेकर 10 मीटर, वही 9 मीटर हम आपको बताए हैं, और लगभग 30 फीट बताए हैं, 32 फीट हम आपको बताए हैं। आगे चलते हैं, अगला है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद देखिएगा तो कौन होता है, यह होता है आपका माल्टोज जो है क्या आपको होता है, कौन होता है, माल्टोज होता है। आगे चलते हैं, अगला जो होगा एंजाइम है। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक जो है कि
क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? एंजाइम जो है कि आपको उत्तरदायी होता है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, जाइमेज हो गया, लाइपेज हो गया, ये सब प्रकार का क्या है? एंजाइम होगा। अगला बोलता है कि प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है कौन? ट्रिप्सिन जो है कि आपको परिवर्तित करता है। और प्रोटीन को पचाने में सहायता प्रदान करता है कौन? तो सहायता प्रदान करता है आपका ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम जो है कि आपको क्या देता है? सहायता जो है कि आपको प्रदान करता है। आगे बोलता है कि स्टार्च को शर्करा में कौन बदल देता है? तो स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम होता है एमाइलेज होता है। कौन होता है? एमाइलेज जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, वसा को ग्लिसरिक अम्ल ग्लिसरीन में या फैटिक एसिड में कौन बदलता है? तो ये बदलता है आपको कौन? लाइपेज। कौन बदलता है? लाइपेज जो है कि आपको बदलता है। और ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन बदलता है? ये बदलता है आपको जाइमेज बदलता है। कौन बदलता है? जाइमेज जो है कि आपको बदलता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो होता है वो होता है आपका टाइलिन होता है। कौन होता है? टाइलिन जो है कि आपको होता है। और अगला है कि स्टार्च को माल्टोज में जो है कि आपको बदलता है कौन? टाइलिन जो है कि आपको बदलता है। और लार सहयोग करता है किसमें? स्टार्च के पाचन में जो है कि आपको क्या करता है? लार जो है कि आपको सहयोग जो है कि आपको प्रदान करता है। आगे देखिएगा, मानव शरीर की बात कर रहा है, मानव शरीर ह्यूमन बॉडी के बारे में आइएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है कि आपको त्वचा होता है। और त्वचा का रंग किसके कारण? मेलानिन के कारण होता है। त्वचा के ऊपरी जो है कि आपको सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। और त्वचा के अंदर वाला जो सतह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डर्मिस कहते हैं। त्वचा में कुल जो है कि आपको कितना? 6 लेयर जो है कि आपको होता है। अगला है मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्लैंड को नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपी होती है कान की हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। और मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। फॉस्फेट ही जो है कि ज़्यादा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। आगे चलते हैं, कान की हड्डियों की संख्या जो है कि आपको 6 होती है। याद रखिएगा, MIS मिलियस इनकस स्टेप। ये एक कान में 3 हड्डी और एक कान में 3 हड्डी, मतलब 2 कान मिलाकर 6 हड्डी जो है कि आपको होता है। आप याद रखिएगा, फेस में होता है 14 हड्डी होता है। कपार जो होता है इसमें होता है 8 हड्डी जो है कि आपको होता है ना। और आपका हाइड बोन जो इसको किसको कहते हैं? जिस गलफसरी की हड्डी या फसरी की हड्डी को हाइड बोन कहते हैं। ब्यूटी बोन कैल्विक को कहा जाता है ना। कैल्विक को ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। रिब्स में हड्डियों की संख्या होती है 24। एक स्टर्नम लगा दीजिएगा तो 25 हो जाएगा। आपसे पूछेगा है ना, पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है ना। हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30 जो है कि आपको होती है। टोटल हड्डियों की संख्या 206 जो है कि आपको होती है। नवजात शिशु में जो है कि आपको कितना होता है? 300 जो है कि आपको हड्डी होता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पर दिया है 206, 300। मानव के खोपड़ी में 28 हड्डी होता है। 28 गिनती करवा देते हैं। खोपड़ी में 6 गो कान का होता है। 14 को जो है कि आपको किसका होता है? चेहरा का होता है। 14 26 हो गया। और 8 को जो होता है आपका कपार का होता है। टोटल 28 हो गया ना। 28 हड्डी जो है कि आपको होता है खोपड़ी में। आगे देखिएगा, मनुष्य में पसली मतलब रिब्स की हड्डी जो है कि 12 जोड़ी, मतलब संख्या में कितना? 24 हो जाएगा। मांसपेशियों की कुल संख्या 6 3 9 जो है कि आपको 639 होती है। उपस्थित होता है कहाँ पर? नाक पर होता है। और शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% तक जल की मात्रा होता है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिनियल ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कि आपको होता है। मानव शरीर का कठोरतम जो है कि आपको भाग क्या होता है? एनामिल जो है कि आपको होता है, जो दांत के ऊपरी सतह में पाया जाता है, ऊपरी परत में पाया जाता है। टिबिया और फेबुला कहाँ की हड्डी होगी? पैर की हड्डी होगी, है ना। मानव शरीर का वह अंग जिससे हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो उंगली। फ्लेंजिज में होता है 14 गो। कितना होता है? 14 गो जो है कि आपको होता है। फ्लेंजिज उंगली में कितना होता है? 14 गो। चाहे वो पैर का बोले या हाथ का बोले, दोनों में उंगलियों में होता है 14 जो है कि आपको हड्डी होता है, ठीक ना। जिसमें अंगूठा में केवल 2 और बाकी सब में जो 4 फिंगर है उसमें 4 3 3 होते थे। 4 3 के 12 और 2 अंगूठा में कितना हो गया? 14 जो है कि आपको हो गया। आगे चलते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। और मानव शरीर का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और 310 केल्विन जो है कि आपको होता है। और मनुष्य में
मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं जो है कि आपको निकलती है। और मनुष्य में श्वसन का दर जो है कि आपको कितना 16 से लेकर 18 बार होता है। आगे, शिशुओं में श्वसन का दर जो है कि आपको 44 बार प्रति मिनट होता है। और पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, पैर में हड्डियों की संख्या दोनों पैर मिलाकर 60 होता है। और हाथ में भी पूछेगा तो दोनों हाथ मिलाकर 60 हड्डी होता है। बाल और नाखून की रचना किसकी बनी होती है, कैराटिन नामक प्रोटीन का जो है कि आपको बना होता है। और मनुष्य का दांत कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, इंसिजर्स, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है। मनुष्य में जीवन काल में कितने दांत जो 2 बार आते हैं, 2 बार आने वाला दांतों की संख्या 20 होता है। और इसे ही हम लोग दूध का दांत कहा जाता है ना। डाइफ्यूडेंट वैसे दांत को कहते हैं जो जीवन काल में 2 बार आते हैं। और मोनोफ्यूडेंट वैसे दांत को कहते हैं जीवन काल में 1 बार आता है, जैसे थर्ड मोलर जीवन काल में 1 बार जो है कि आपको आता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, कैल्शियम और फास्फोरस जो है कि आपको होता है। आगे आते हैं अगला यकृत यानी लीवर के ऊपर आ गया सवाल। लीवर को देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, यकृत होती है। इसका वजन 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम तक होता है। पित्त का स्रावन यकृत में होता है। पित्त का रंग हल्के जो है कि आपको पीले हरे रंग के क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच वैल्यू जो है कि आपको 7.7 होता है। आगे चलते हैं, अगला है कि पित्त जमा होता है जाकर पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में जाकर जमा होता है। लीवर यानी यकृत में भविष्य के लिए कौन सा ऊर्जा का भंडारण होता है, तो भविष्य के लिए ऊर्जा ए का, विटामिन ए का जो है कि आपको भंडारण होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित रखता है कौन, यकृत ही जो है कि आपको नियमित रखता है। और फाइब्रिनोजेन तथा हिपेरिन नामक प्रोटीन उत्पादन होता है कहाँ से, यकृत से जो है कि आपको होता है, लीवर से होता है। मानव में रक्त को जमने से रोकता कौन है, हिपेरिन जो है कि आपको रोकता है। और रक्त थक्का बनने में मदद कौन करता है, फाइब्रिनोजेन जो है कि आपको मदद करता है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है, क्या बोलता है, अगला बोलता है कि मृत आरबीसी को नष्ट करता है कौन, प्लीहा या यकृत जो है कि आपको नष्ट करता है। अगला है कि मानव का ब्लड बैंक कहलाता है कौन, प्लीहा को कहा जाता है। अगला है कि मानव के टेम्परेचर को बनाए रखने में मदद करता है कौन, लीवर बनाए रखने में मदद करता है मानव शरीर के टेम्परेचर को। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कौन करता है, लीवर जो है कि आपको करता है। अगला है अग्नाशय। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, अग्नाशय जो है कि आपको होने वाली है। ट्रिप्सिन का स्रावन अग्नाशय से होता है। अग्नाशय से LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन तीनों का स्रावन कहाँ से होता है, अग्नाशय से जो है कि आपको होता है। लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है अग्नाशय पेनक्रियाज में पाया जाता है। और पेनक्रियाज को हम लोग मिक्स ग्लैंड के सूची में रखे हैं, किस में रखे हैं, मिक्स ग्लैंड में रखे हैं। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। अगला क्या बोलता है, अगला है कि इंसुलिन जो है कि एक प्रकार का प्रोटीन श्रृंखला पेप्टाइड हार्मोन जो है कि आपको होता है। अगला बोलता है कि इंसुलिन में उपस्थित जो है कि आपको धातु जास्ता होता है और इंसुलिन प्राप्त होता है। डहलिया के जड़ों से इंसुलिन की प्राप्ति होती है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है। बेंटिंग एवं वेस्ट खोजा किया था, इंसुलिन की खोज किसने किया था, बेंटिंग और वेस्ट ने इसकी खोज किया था। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था 1922 में लियोनार्ड थॉमसन को, कहाँ पर, कनाडा में जो है कि आपको 1922 में दिया गया था। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है मधुमेह या डायबिटीज़ जो है कि आपको कहलाता है। और रुधिर मतलब रक्त में ग्लूकोज की स्तर को व्यक्त किया जा सकता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में जो है कि आपको व्यक्त किया जाता है। अगला बोलता क्या है, अगला बोल रहा है कि अग्नाशय को पाचक रस उत्पादन जो है कि आपको कौन से हार्मोन उत्सर्जित करता है, तो पाचक रस को निकालने के लिए एक हार्मोन अग्नाशय उत्सर्जित करता है जिसका नाम होता है क्या, सिक्रेटिन। कौन होता है, सिक्रेटिन जो है कि आपको होता है, कौन होता है, सिक्रेटिन होता है। आगे देखते हैं, अगला है हर्ट के बारे में। देखिएगा, हर्ट बोल रहा है कि मानव के शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा होता है, तो मानव के शरीर का सबसे व्यस्तम अंग जो है कि आपको कौन होता है, हर्ट होता है। और हृदय का वजन जो है कि आपको कितना ग्राम, 300 ग्राम जो है कि आपको लगभग हृदय का क्या होता है, वजन जो है कि आपको होता है। और मनुष्य का हृदय जो है कि आपको कितने कोष्ठीय होता है, तो 4 कोष्ठीय जो है कि आपको होता है। आगे देखते हैं, आगे आइएगा, आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है कि हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है। हृदय का मुख्य कार्य होता है शरीर से
विभिन्न अंगों को रक्त तक जो है कि आपको पहुंचाना, शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाना इसका काम होता है। आगे देखिएगा, शरीर में हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? शरीर से हृदय की ओर। देखिए, शरीर से हृदय ले जाएगा तो आपको हो जाएगा कौन? शिरा। और हृदय से अगर बोल देंगे कि शरीर के लिए ले जाएगा तो कौन हो जाएगा? धमनी हो जाएगा। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? इसको हम लोग धमनी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। देखिएगा, धमनी में होता है धन वाला, ध से धमनी, ध से धन वाला व्यक्ति, ध से धन वाला व्यक्ति शुद्ध होता है। सिर्फ बोलने के लिए, बस याद करने के लिए आप याद रखिएगा, ध से धमनी, ध से धन वाला व्यक्ति क्या होता है? शुद्ध होता है। तो शुद्ध रक्त किस में होगा? धमनी में होगा। और अशुद्ध रक्त किस में होगा? सीरा में होगा। लेकिन याद रखिएगा एक बात और, फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है और फुसफुस सीरा में कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। आइए आगे क्या बोलता है कि अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त जो है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है कि आपको संवहन करता है कौन? फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी में अशुद्ध होता है। अशुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त जो है कि आपको रक्त जो है कि आपको संवहन करता है। फुसफुस सीरा मतलब इसमें शुद्ध जो है कि आपको होता है। देखिएगा क्या बोलता है कि मनुष्य के हृदय प्रति मिनट कितने बार धड़कते हैं? तो 72 बार धड़कते हैं। और एक बार जब हृदय जो है कि आपको धड़कता है ना, तो उसके लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना सेकंड का? 0.8 सेकंड का। मतलब 1 मिनट में ये 72 बार जो है कि आपको हृदय क्या होता है? धड़क जो है कि आपको जाता है। और एक बार जब हृदय धड़कता है ना, तो 70 ml ब्लड को पंप करता है। कितना ml? 70 ml। तो 70 गुने 72 कर लीजिएगा। मोटा मोटी 1 मिनट में ना होल ब्लड को क्या कर देता है? ब्लड को जो है क्या मनुष्य हार्ट पंप कर देता है। हार्ट को सिकुड़ने को क्या कहते हैं? हार्ट जब सिकुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। और जब हार्ट फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? डायस्टोल जो है कि आपको कहा जाता है। सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन का दर बराबर होता है हृदय के धड़कन से जो है कि आपको दर से बराबर होता है। आगे देखते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो है कि आपको हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन है। और एड्रेनालिन जो है कि आपको हार्मोन जो है कि आपको होगा। आगे आते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कहला जाता है किसको? एड्रेनल को जो है कि आपको कहा जाता है, एड्रेनल को कहा जाता है। हार्ट अटैक मतलब हृदयघात का कारण क्या होता है? शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा बनने के कारण हार्ट अटैक आता है। और हृदय का धड़कन को नियंत्रित करने के लिए तत्व कौन सा है? पोटेशियम तत्व हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है। और पोटेशियम किस में मिलेगा? सेब खाइएगा तो पोटेशियम ज़्यादा मिलेगा। आगे देखते हैं, अगला बोलता है कि हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है कौन? पेसमेकर करता है। और जैविक सेवन जो है कि आपको एक प्रकार का क्या है? कृत्रिम हृदय जो है कि आपको होने वाला है। आगे है कि हृदय का पहला जो है कि आपको प्रतिस्थापन किया था, किसने किया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा? क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और अगला बोलता है कि भारत में पहली बार जो है कि आपको हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसने किया था? तो हृदय का सफल प्रत्यारोपण जो है कि आपको किया है डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा जो है कि आपको किया गया। किसके द्वारा? पी वेणुगोपाल के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। अगला प्रश्न बोलता है कि आपका हृदय की धड़कन सुनने के लिए जो है कि आपको डॉक्टर किसका प्रयोग करता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है कि आपको डॉक्टर करता है। और हृदय गति मिनट जो है कि आपको रक्त पंप करता है 5 से 6 लीटर। मतलब 1 मिनट में बोल रहा है कि कितना पंप कर देता है? तो 1 मिनट में कितना? 5 से 6 जो है कि आपको लीटर पंप जो है कि आपको कर देता है। आगे देखिएगा, अगला हो गया वृक्क या किडनी जो है कि आपको हो गया। आइएगा, मनुष्य एवं स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन होता है? वृक्क या किडनी होता है। और किडनी के बाहरी भाग को हम लोग कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और किडनी के आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। वृक्क का वजन कितना होता है? 140 ग्राम होता है। और वृक्क का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। मूत्र का निर्माण वृक्क या किडनी में होता है। और मूत्र अम्लीय होता है, इसका pH वैल्यू 6 होता है। स्वस्थ जो है कि आपको मनुष्य के प्रतिदिन जो है कि आपको पेशाब कितना होता है? तो पेशाब होता है 1.5 लीटर जो है कि आपको होता है। और लार भी समझिएगा, लार भी कितना निकलता है? 1.5 लीटर ही निकलता है लार। आगे आते हैं, स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन पेशाब 1.5 लीटर होता है। मानव का मूत्र जो है कि आपको, मानव मूत्र में उत्सर्जित जो है कि आपको कौन सा विटामिन? विटामिन सी। और विटामिन सी को हम लोग घाव भरने का विटामिन भी कहते हैं। पूछता है कौन सा विटामिन से घाव भरा जा सकता है? विटामिन सी से घाव भरा जा सकता है। अगला है कि मानव का वृक्क या किडनी में बनने वाला जो पथरी होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का पथरी होता है। किसका होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का पथरी होता है। आगे आइएगा, अगले सवाल पर आते हैं।
अगला सवाल क्या बोलता है कि मानव का मूत्र का रंग पीला किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण होता है। रक्त में यूरिया को पृथक करता है वृक्क या किडनी जो है कि पृथक करता है। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है मूत्र में पाया जाता है। और शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यूरिया यकृत में बनता है। मूत्र में दुर्गंध आता है किसके कारण? यूरिया के कारण दुर्गंध आता है। मानव का मस्तिष्क, आइएगा मानव मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। मस्तिष्क बना होता है तंत्रिका उत्तक से बना होता है। मस्तिष्क का वजन 1300 से लेकर 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में विभक्त किया गया है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग एवं सबसे विकसित भाग और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? परम मस्तिष्क, इसी को सेरिब्रम कहा जाता है। ये होल मस्तिष्क का 66% हिस्सा होता है, ये अकेला सबसे बड़ा भाग होता है। और इसी के अंदर जो भी IQ लेवल, सोचने का, समझने का, बूझने का, दिमाग का, मेमोरी कार्ड जो भी बोलिए, रैम रोम जो भी बोलिए, सब जो है कि आपको किसको कहेंगे? सेरिब्रम को जो है कि आपको कहेंगे। सेरिब्रम भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, ये भाग होता है। अग्र मस्तिष्क का होता है 3 भाग, सेरिब्रम होता है ना, थैलमस होता है और हाइपोथैलेमस जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। अगला है कि आपका मनुष्य के चेतना, तर्क, स्मरण, ज्ञान इत्यादि की क्षमता को कहाँ स्टोर होता है? तो यह नियंत्रित कौन करता है? सेरिब्रम जो है कि आपको नियंत्रित करता है। आगे देखिएगा, इत्र की तीखी जो है कि आपको गंध, किसकी तीखी गंध? इत्र की तीखी गंध की बात कर रहा है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध को पहचान के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है कि आपको करता है? तो ये भी करता है सेरिब्रम जो है कि आपको करता है। थैलमस, हाइपोथैलेमस मौजूद होते हैं कौन से मस्तिष्क में? अग्र मस्तिष्क में जो है कि आपको मौजूद होते हैं। कौन से मस्तिष्क में होते हैं मौजूद? अग्र मस्तिष्क में जो है कि आपको मौजूद जो है कि आपको होते हैं। आगे आते हैं। अगला है कि ठंड हो गया, है ना, ठंड हो गया। उसके बाद बोलता है कि गर्मी, ठंडा की पहचान कौन करता है? तो इसकी पहचान जो है कि आपको, दर्द की पहचान कौन करता है? थैलमस जो है कि आपको करता है। कौन करता है? थैलमस जो है कि आपको करता है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति को जो है कि आपको नियंत्रित करता है कौन? कार्पोरा, है ना। कवांडी जो है कि आपको जेमिना ने जो है कि आपको करता है। अगला देखिएगा, कार्पोरा जो है कि आपको क्या होता है? कार्पोरा ये मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग जो है कि आपको होता है ना। अगला बोलता है कि मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिबेलम जो है कि आपको होता है, जिसे अनुमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। सेरिबेलम को कौन सा मस्तिष्क कहते हैं? अनुमस्तिष्क जो है कि आपको कहते हैं। और सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लांगाटा का उपभाग को क्या कहा जाता है? इसी को पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को नियंत्रित जो है कि आपको या संतुलन में बनाकर रखना सेरिबेलम का काम होता है। हृदय स्पंदन की गति तथा श्वसन की दर को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा जो है कि आपको करता है। कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। अगला क्या बोलता है कि मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड होते हैं किसके? मेडुला ऑब्लांगाटा का पिछला भाग होता है। मेरुरज्जु या केसरुकी जो है कि आपको रज्जु में कितनी जोड़ी जो है कि आपको तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो स्पाइनल कोड करता है। अगला बोलता है कि मस्तिष्क में सूजन आ आने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी जो है कि आपको हो जाती है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि अल्जाइमर नामक रोग जो है कि आपको किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और मस्तिष्क के बीमारी के पता लगाने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफिलोग्राफ EEG। आगे आते हैं अगले सेशन पे, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है प्रमुख ग्रंथियाँ। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? वजन, तो ये वजन की बात करेंगे, इसका वजन होता है 0.5 ग्राम होता है। इसी को कहा जाता है कि आपका मटर के दाने के समान जो है कि इसका क्या होता है? आकार होता है। अगला है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। देखिए होता कौन सा है? पिनियल होता है, लेकिन पिनियल का बड़ो होने पर लोप हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या ले लिया है? पिट्यूटरी जो है कि आपको ले लिया है। अगर ऑप्शन में पिनियल रहे तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिनियल जो है कि आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिनियल हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड होती है। और थायराइड होती है अंतःस्रावी, ठीक है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गला में। थायराइड ग्रंथि का स्रावन जो है कि आपको करता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है कौन? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावन
के थायरॉक्सिन स्रावन करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन होता है? TSH हार्मोन होता है। कौन हार्मोन होता है? TSH हार्मोन होता है। TSH का स्रावन कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। और थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त जो है कि आपको एमिनो अम्ल जो है कि आपको होता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है। एड्रिनल ग्रंथि नियंत्रित करता है। अधिवृक्क ग्रंथि नियंत्रित करता है। और आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनिलिन को जो है कि आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। अगला देखिएगा, लरो या उड़ो हार्मोन के नाम से किसको जानते हैं? एड्रेलिन को जो है कि आपको जानते हैं। गाय भैंसों के थान से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ब्रोंकियाइटिस नामक जो है कि आपको रोग किसको प्रभावित करता है? ये श्वास नली को प्रभावित जो है कि आपको करता है। और लेक्रेमल जो है कि आपको ग्रंथि स्रावित करता है किसको? आंसू को स्रावित करता है। अगला है जनन अंग। जनन अंग के बारे में देखिएगा, नर का प्राथमिक लैंगिक जो है कि अंग होता है जिसे वृषण कहते हैं, टेस्टिस के नाम से जानते हैं। एंड्रोजेंस स्रावित होता है वृषण से। एंड्रोजेंस कहाँ से स्रावित होता है? वृषण से स्रावित होता है। स्त्रियों का जनन अंग को क्या कहते हैं? अंडाशय कहा जाता है। स्त्री लिंग हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन होता है। पुरुष लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है ना। पुरुष लिंग हार्मोन, पुरुष हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोएस्टेरोन, है ना, एंड्रोएस्टेरोन कहलाता है। और पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरोन जो है कि आपको कहलाता है। स्त्री विकास हार्मोन कौन कहलाता है? एस्ट्रोजन जो है कि आपको कहलाता है। और एस्ट्रोजन का उत्पादन कहाँ से? पुट्टिका से जो है कि आपको होता है, पुट्टिका से होता है। गर्भधारण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो प्रोजेस्टेरोन जिम्मेदार होता है। और पुरुषों की नसबंदी वैसेक्टोमी कहलाता है, जबकि स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी जो है कि आपको कहलाता है। आगे देखिएगा, अगला है पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ क्या बोलता है कि शरीर में ऊर्जा का उत्पादन स्रोत कार्बोहाइड्रेट से होता है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत गेहूं, चावल, आलू, शर्करा, मधु और शक्कर और गन्ना जो है कि खाइएगा तो क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट जो है कि आपको दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट जो है कि आपको दिया जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि आपका प्रोटीन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक का बना होता है प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा? वर्जिलियस के द्वारा किया गया था। और प्रोटीन का मूल स्रोत जो है कि आपको मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा और दूध, यह सब किसका स्रोत है? यह सब का सब प्रोटीन का स्रोत होने वाला है। आगे आते हैं, अगला देखिएगा, प्रोटीन बना होता है 20 प्रकार का एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। और मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला बीमारी मरास्मस और क्वाशियोरकर नामक बीमारी जो है कि आपको होती है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि बसा होता है। बसा क्या होता है? बसा बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होता है। बसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करता है कार्बोहाइड्रेट, है ना, त्वरित स्रोत से। और बसा और प्रोटीन जो है कि ऊर्जा का उत्पादन करता है। त्वचा रूखी हो जाती है किसके कारण? बसा की कमी के कारण त्वचा जो है ये जो है कि आपको झुर्री पर नहीं देखते हैं, त्वचा में आ जाता है। ये किसके कारण? कार्बोहाइड्रेट के कारण ही ऐसा होता है। दूध का पास्चुराइजेशन किया जाता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है कि आपको किया जाता है। और दूध का पास्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने जो है कि आपको किया था। पीएच वैल्यू दूध का क्या होता है? 6.4 जो है कि आपको होता है। और दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। और दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन के नाम से जानते हैं। खट्टा दूध जो है कि आपको किसके कारण? जीवाणु के कारण दूध जो है कि आपको खट्टा हो जाता है। और दूध में पाए जाने वाला शर्करा की बात करेंगे, कौन सा? लैक्टोज शर्करा होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में उपस्थित कैसीन नाम का प्रोटीन जो है कि आपको दूध में क्या होता है? उपस्थित होता है। दूध को दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया कौन है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है कि आपको क्या करता है? सहयोग जो है कि आपको प्रदान करता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि दूध और घी का पीला रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। और घी में वसा का मात्रा कितना % होता है? 99% जो है कि आपको वसा का मात्रा जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा,
अगला है कि आपका दूध में वसा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? ब्यूटेरियोमीटर से वसा को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका विटामिन। विटामिन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी होता है, जबकि वसा में ए डी ई के जो है क्या आपको होता है। विटामिन ए और विटामिन बी का खोज मैकुलन ने किया था। विटामिन सी का खोज होलकट ने किया था। डी का खोज हॉपकिंस ने। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर होता है। शरीर में विटामिन ए संचित होता है यकृत यानी लीवर में। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है और बेरी विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है और बी3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है और प्लेग्रा विटामिन बी3 की कमी के कारण होता है। बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथोनिक एसिड होता है। बी6 का रासायनिक नाम बी6 का होता है पैराडॉक्सिन जो है कि आपको होता है ना। और बी7 का जो है कि आपको क्या होता है, बायोटिन जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, बी9 का जो है कि आपको वैज्ञानिक नाम जो है कि आपको फॉलिक एसिड या सैलिसिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। बी12 को रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन जो है कि आपको कहा जाता है और बी12 में है ना कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कोबाल्ट धातु किसमें, बी12 में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक किसके कारण, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का स्रोत होता है नींबू संतरा मौसमी जो है कि आपको होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा, अभी जस्ट बता दिए, विटामिन सी जो है कि आपको सहायक होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कि कैल्सीफेरल होता है और रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसमें हड्डी कमजोर हो जाता है। आगे आते हैं, विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो है कि आपको सूर्य के प्रकाश से होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है और विटामिन ई का कमी के कारण होने वाला रोग क्या होता है, जनन क्षमता में जो है कि क्या हो जाती है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन के का रासायनिक नाम जो है कि फिलोक्विनोन होता है और रक्त के स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा है, विटामिन के जो है कि आपको होने वाला है। आगे, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन विटामिन के होगा और किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है, तो विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण जो है कि आपको मानव शरीर में होता है। मछलियों के लिवर ऑयल में कौन से विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है, तो विटामिन ए और विटामिन डी का जो है कि आपको क्या होता है, प्रचुर मात्रा होता है। अगला है जीवाणु जनित रोग। आइएगा, बोलता है कि जीवाणु जनित रोग हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग, तपेदी या टीबी या कुष्ठ रोग, ये सब जितना सारा रोग है ये सब किससे है, ये सब जीवाणु से जो है कि आपको होने वाला है। इसका ट्रिक हम लोग बताए थे आपको, क्या डीप सी टीका कुटनी है। हमारा वीडियो जो है कि आपको ऑलरेडी होगा, यूट्यूब पे जाकर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सुनिएगा, अगला क्या बोलता है ना। अगला चलता है, अगला है कि एंटीबायोटिक जो है कि आपको एस्पिरिन जो है कि आपको प्राप्त होती है किससे, बैक्टीरिया से जो है कि आपको प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक जो भी होता है बैक्टीरिया से जो है कि आपको प्राप्त किया जाता है। एंटीबायोटिक नष्ट करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। एंटीबायोटिक का जनक जो है कि आपको किसको माना गया है, सेलमैन वॉक्समैन को जो है कि आपको माना गया है। हैजा और टाइफाइड, हैजा और टाइफाइड जो है कि आपको क्या होता है, जल प्रदूषण से होता है। कोलेरा या हैजा प्रभावित करता है, आंतों को प्रभावित करता है। टाइफाइड किसको, आंतों को प्रभावित करता है। टाइफाइड आंत ज्वर का पता लगाने के लिए किया जाता है एक टेस्ट जिसका नाम है बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के उपचार के लिए, है ना, किया जाता है। क्लोरो जो है कि आपको माइसिटीन नाम का औषधि का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और संक्रमण चूहे के काटने से एक रोग होता है जिसको कहते हैं प्लेग नाम का बीमारी, और प्लेग जो होगा इसको काली मौत भी कहा जाता है। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग जो है कि गर्दन की ग्रंथियां और श्वसन तंत्र जो है कि आपको प्लेग से प्रभावित होता है। काली खांसी, इसी को कुकुर खांसी कहते हैं या इसी को पर्ट्यूटिस के नाम से जानते हैं। टीबी या ट्यूबरक्लोसिस या अक्षमा रोग के नाम से जानते हैं। यह किस जीवाणु से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया के कारण जो है कि आपको होता है। अगला है टीबी से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा होता है। और टीबी के जीवाणु की खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच के द्वारा जो है कि आपको खोज किया गया था। टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। और टीबी का इलाज प्रयुक्त दवा कौन सा है, तो स्ट्रोपो जो है कि आपको माइसिन होगा। और टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। और बीसीजी का टीका किसके लिए, टीबी के लिए, यक्ष्मा के लिए जो है कि आपको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कालमेटकुरिन होता है। और बीसीजी का टीका जो है कि आपको जन्म के तुरंत बाद ही जो है कि आपको दे दिया जाता है, डॉस, DOTS। टीबी के इलाज का अभियान है। और डॉस का पूरा नाम होता है डायरेक्टली जो है कि आपको
ऑब्जेक्ट जो है कि आपको ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो है किसका पूरा नाम होता है। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग श्वास नली होता है। टेटनस से प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र जो है कि आपको होता है। धनुष टंकार रोग या लॉक जॉक रोग किसको कहते हैं, टेटनस को कहा जाता है। और ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कौन सा होता है, डीपीटी जो है कि आपको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन होता है। डीपीटी में डिप्थीरिया होता है, काली खांसी और परट्यूटिस जो है कि आपको होता है, या टेटनस जो है कि आपको डिप्थीरिया, काली खांसी या परट्यूटिस कहते हैं, या टेटनस जो है कि आपको होता है। ये 3 होता है, डीपीटी का पूरा नाम होता है। निमोनिया रोग से प्रभावित, निमोनिया रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है। और निमोनिया प्रभावित करता है फेफड़ों को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है त्वचा को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग का अन्य नाम लेप्रोसी होता है और हैंसन रोग के नाम से भी कुष्ठ रोग को जानते हैं। और कुष्ठ रोग के निवारण के लिए दवा कौन सा है, डीएमटी दवा जो है कि आपको होता है। एमडीटी दवा का पूरा नाम क्या होता है, एमडीटी दवा का होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। क्या होता है, मल्टी ड्रग थेरेपी होता है। एमडीटी दवा शामिल करते हैं, इसमें किसको किसको शामिल करते हैं, डिप्सॉन को, कोलोफिजीमिन को और रेफेमिथिन को जो है कि आपको शामिल किया जाता है। गोनेरिया और सिफिलिस यह जो है कि आपको कैसा रोग है, यौन रोग जो है कि आपको होने वाला है। कौन, गोनेरिया और सिफिलिस। आगे देखिएगा, यहाँ पर आते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला रोग जो है कि आपको देखिएगा, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग मलेरिया, अतिसार, डायरिया, पेचिस, कालाजार, निंद्रा रोग, यह सब जो है कि प्रोटोजोआ से होता है। और इसका ट्रिक हम आपको बताए थे, पापा काम पे सोते हैं। मलेरिया नामक रोग प्रोटोजोआ परजीवी के होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का खोज किसने, रोनाल्ड रॉस ने किया था। मलेरिया का वाहक कौन होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग जो है कि स्प्लिन तिलिया पिलिया होता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि मलेरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कि आपको मुकुलाच के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। मलेरिया उपचार के लिए जो है कि औषधि कौन सी है, कुनैन है। और कुनैन की प्राप्ति सिनकोना की छाल से जो है कि आपको होती है। और सिनकोना इंडोनेशिया में जो है कि सबसे अधिक निकलता है। ORT ओरल रिहेबिलिटेशन थेरेपी चिकित्सा जो है कि संबंधित है किससे है, अतिसार डायरिया से होने वाला। अतिसार रोग का वाहक कौन सा होगा, घरेलू मक्खी होगा। अतिसार का प्रमुख जो है कि आपको कारक कौन सा है, रोटा वायरस जो है कि आपको होता है। पायरिया या दांतों और मसूड़ों को प्रभावित करता है। दांतों की बीमारी फ्लोरीन की कमी के कारण जो है कि आपको होता है, फ्लोरीन की कमी के कारण होता है दांतों की बीमारी। आगे चलते हैं, फ्लोरीन के कमी के कारण दांत का चरण होता है। पेचिस रोग की बात करेंगे, एंटमीबा प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस रोग प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। काला जर का कारण क्या होता है, लिस्मेनिया नाम का प्रोटोजोआ जो है कि आपको होता है। निंद्रा जो है कि आपको रोग किस जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ट्रिप्नो जो है कि आपको सोमा प्रोटोजोआ के कारण निंद्रा रोग होता है। और निंद्रा रोग का वाहक कौन है, तो इसका वाहक है सीसी मक्खी होगा। कौन होगा, सीसी मक्खी होगा। आगे देखिएगा, अगला है कवक या फफूंद से होने वाला रोग। ए दाद खाज, इसका जो है कि आपको क्या होगा, ट्रिक होगा। दम्मा, एथलीट फूड, खाज, दाद और गंजापन जो है कि किससे होता है, कवक या फंगस से होता है। एथलीट फूड किस कवक के कारण होता है, तो ये होता है ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण होता है। और गंजापन टीनिया जो है कि आपको कैपेटिस कवक के कारण होता है। और एंटीबायोटिक्स का निर्माण जो है कि किससे, कवक से ही होता है। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सेलमैन वॉक्समैन के द्वारा 1942 में जो है कि आपको किया गया था। पहला एंटीबायोटिक कौन बना था, पेनिसिलिन जो है कि आपको बना था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। दर्द निवारक गोलियां कौन सा जो है कि कहलाता है, एनाल्जेसिक जो है कि आपको कहलाता है। अगला है विषाणु से होने वाला रोग। विषाणु से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग। रचना हमें विष दो जरा ये ले, रचना हमें पानी दो जरा ये ले विष पी, इसका जो है कि आपको क्या होगा, ट्रिक होगा, है ना। एड्स हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, रेबीज हो गया, ट्रैकोमा हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, चेचक हो गया, हार्पीज हो गया, खसरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पीलिया हो गया, छोटी माता हो गया और गलसुआ हो गया। यह सब किससे होने वाला है, ये सब का सब जो है कि आपको होगा वायरस से होने वाला रोग होगा। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है कि आपको होता है। और एड्स प्रभावित होता है, प्रतिरक्षित तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स रोग HIV विषाणु के कारण जो है कि आपको होता है।
HIV जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम है रोटो वायरस, इसका नाम जो है कि आपको होने वाला कौन सा वायरस होगा, रोटो वायरस होगा। रेट्रो वायरस जो है कि आपको होगा। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है कि आपको होता है। और एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट करते हैं, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट करते हैं और रीपा टेस्ट करते हैं। ये सब किसकी जांच के लिए, एड्स की जांच के लिए ये सब टेस्ट जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं, एलिसा का पूरा नाम क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो है कि इसका पूरा नाम होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पोलियो का टीका का खोज जोनाल्ड सॉल्क के द्वारा किया गया था। आगे देखिएगा, पोलियो का ड्रॉप का खोज जो है कि एल्बर्ट सैबिन के द्वारा किया गया था। और पोलियो से प्रभावित अंग कौन सा, तंत्रिका तंत्र होता है। साल्क टीका संबंधित है पोलियो से। पोलियो का टीका का आविष्कार जोनाल्ड साल्क ने किया था। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला बोलता है कि आपका भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में हुआ था। और भारत में WHO के द्वारा पोलियो को मुक्त कब घोषित कर दिया गया, भारत को 27 मार्च 2014 को जो है कि पोलियो से मुक्त कर दिया गया। चेचक की बात करेंगे, चेचक वेरिओला नामक वायरस के कारण जो है कि आपको होता है। चेचक से प्रभावित होने वाला भाग कौन सा है, त्वचा होगा। और चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने जो है कि आपको खोजा है। आगे देखिएगा, विश्व चेचक दिवस, विश्व जो है कि आपको चेचक उन्मूलन वर्ष कब का है, 1980 का जो है कि आपको होने वाला है। सार्स ये भी विषाणु जनित जो है कि आपको श्वसन रोग होने वाला वायरस से होता है। और सार्स ये कोरोना वायरस जो है कि आपको सार्स होगा। सार्स का पूरा नाम होता है सर्वर एक्यूट रिस्पिरेटरी जो है कि आपको सिंड्रोम जो है कि आपको होने वाला है। आगे आइएगा, अगला देखते हैं। अगला क्या बोलता है कि रेबीज प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी रेबीज के विषाणु के कारण होता है। जल से भय लगना रोग किसमें होता है, रोग का लक्षण है रेबीज में। पागल कुत्ते के काटने से कौन होता है, रेबीज होता है। रेबीज का टीका का खोज लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था। हड्डी तोड़ बुखार किसको कहते हैं, डेंगू को कहा जाता है। डेंगू का वाहक कौन होता है, मादा इजिप्ट जो है कि आपको मच्छर डेंगू का वाहक जो है कि आपको होता है। अगला बोल रहा है कि डेंगू में किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जापानी इंसेफ्लाइटिस विषाणु से होता है। और जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का वाहक कौन है, तो क्यूलेक्स जो है कि आपको मच्छर जो है कि आपको होगा। एवं शुगर की प्रजाति भी जो है कि आपको होती है। पीली बुखार जो है कि आपको वायरस जनित बीमारी जो है कि आपको होता है। अगला है कि पीत ज्वर के बारे में बोल रहा है कि पीत ज्वर एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण से जो है कि आपको पीत ज्वर होता है। फ्लू जो है कि आपको वायरस जनित बीमारी होगा। और स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम H1N1, जबकि बर्ड फ्लू वायरस के कारण होता है, इसका वायरस का नाम होता है H5N1। हार्पीज वायरस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, हार्पीज से होने वाला त्वचा होगा। पीलिया या हेपेटाइटिस प्रभावित होता है यकृत को प्रभावित करता है, मतलब लीवर को यह प्रभावित जो है कि आपको करता है। रानीखेत बीमारी यह किसके कारण होता है, रानीखेत बीमारी ये होता है वायरस के कारण होता है। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग जो है कि आपको किसके कारण, विषाणु के कारण होते हैं। और जीका वायरस जो है कि आपको फैलता है एडीज मच्छर से जो है कि आपको फैलता है। इबोला की बात करेंगे, इबोला यह पश्चिमी अफ्रीका के सीमित जो है कि आपको एक रोग जो है कि आपको होगा इबोला। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि जीवाणु संक्रमण करने वाला जीवाणु को क्या कहते हैं, जीवाणु जो है कि आपको वीबोजी जो है कि आपको कहा जाता है, वोजी कहा जाता है। आगे चलते हैं, छोटी माता जो है कि आपको किसके कारण, छोटी माता जल प्रदूषण के कारण जो है कि आपको होता है। अगला जो आ गया कोरोना आ गया, कोरोना कोविड-19 क्या बोल रहा है, कोविड-19 के बारे में देखिएगा। कोरोना वायरस की शुरुआत 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर से हुआ था। कोरोना का आधिकारिक नाम कोविड-19 है। कोविड का पूरा नाम होता है कोरोना वायरस डिजीज। WHO के द्वारा इसे वैश्विक महामारी कब घोषित कर दिया गया था, तो इसे 2020 में जो है कि आपको घोषित कर दिया गया था। और कोरोना से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, फेफड़ा जो है कि आपको होने वाला है। भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में मिला था। भारत में कोविड-19 का टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुआ था। 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य जो है कि आपको प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना था, हिमाचल प्रदेश जो है कि आपको बना था। कोरोना वायरस के मुख्य जो है कि आपको वेरिएंट क्या थे, अल्फा थे, बीटा थे, गामा थे, डेल्टा थे और ओमिक्रॉन थे।
डेल्टा वेरिएंट का प्रथम मामला भारत में मिला था और ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला जो है कि आपको कहाँ मिला था, अफ्रीका में जो है कि आपको मिला था। अगला कौन सा रोग है, कृत्रिम जो है कि आपको जनित रोग होने वाला है, कृत्रिम जनित रोग, कृमि जनित रोग जो है कि आपको होगा। प्रमुख कृमि जनित रोग की बात करेंगे, फाइलेरिया होता है ना, टीनिएसिस होता है और इसके एडिसिस जो है कि आपको रोग जो है कि आपको होता है। फाइलेरिया रोग ये ब्यूचेरिया नामक कृमि से होता है और फाइलेरिया कृमि का संचारण होता है किससे, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। हाथी पाँव रोग इसे फाइलेरिया कहते हैं। और टीनिएसिस रोग जो है कि आपको किससे होता है, तो ये होता है टीनी जो है कि आपको टीनिया सोलियम जो है कि परजीवी के कारण होता है। और इसके रेसिस जो है कि आपको रोग का कारण क्या होता है, तो एस्केरेसिस जो है कि आपको लुम्बी क्राइडिस नामक निमोटोड के कारण, कृमि के कारण जो है कि आपको ऐसा होता है। अगला है वांछागुणत या अनुवांशिक रोग। क्या बोलता है जरा देखिएगा, बोलता है कि अनुवांशिक रोग होता है जैसे वर्धानता, होमोफीलिया, थैलेसीमिया और विल्सन रोग। यह सब जो है कि आपको कैसा रोग होता है, यह सब अनुवांशिक रोग जो है कि आपको होता है। वर्धानता की रोगों को किस रंग के पहचान करने में क्षमता खो बैठता है, तो नहीं कर पाता है, तो लाल और हरा रंग के पहचान करने में क्षमता को खो बैठता है, सही से नहीं कर पाता है। आगे देखिएगा, अगला है कि सर्वप्रथम जो है कि आपको मनुष्य में वर्धानता का वर्णन जो है कि आपको हेरनर के द्वारा जो है कि आपको किया गया, कब, 1876 ईस्वी में किया गया। रक्त थक्का नहीं जमता है, कौन सा, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। शाही बीमारी कहलाता है कौन, हीमोफीलिया को शाही बीमारी कहलाता है। और थैलेसीमिया प्रभावित करता है, रक्त को प्रभावित करता है। विल्सन नामक रोग एक दुर्लभ अनुवांशिक विकार जो है कि आपको होता है। विल्सन रोग में शरीर में किसकी अत्यधिक मात्रा का संचय हो जाता है, तो इसमें हो जाता है विल्सन में किसका, कॉपर का। किसका हो जाता है, कॉपर का जो है कि आपको संचय हो जाता है। अगला है आंखों से संबंधित कुछ बीमारी हैं, कुछ रोग हैं जो किससे संबंधित है, आंखों से संबंधित होने वाले हैं। आइए जरा देखते हैं उसको भी। पहला बोलता है कि आंखों से संबंधित होने वाले, जैसे वर्धानता हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, जरा दृष्टि दोष हो गया, अविंदुकता हो गया, ट्रैकोमा, ग्लूकोमा हो गया। यह सब किससे संबंधित होगा, यह सब का सब आंखों से संबंधित होने वाला रोग है। आइएगा, आंखों से संबंधित होने वाला और रोग में जो है कि आपको देखते हैं, आंखों के उपचार के लिए जो है कि आंखों के उपचार करने वाला कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जो आँख का डॉक्टर होता है उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा नामक बीमारी आंखों की है। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, इसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है निकट दृष्टि दोष में। और निकट दृष्टि दोष 3 में देखिएगा, 3 में कितना अक्षर, 4, निकट में अवतल 4 अक्षर का जो है कि आपको लेना है। दूर दृष्टि दोष हाइपर मायोपिया कहा जाता है। इसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। दू में दूर अक्षर का है। इसके निवारण के लिए जो है कि कितना, 3 अक्षर वाला उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दू में 3 और 3 में 4, ठीक है। खड़ी एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है, उसे ही रोग को क्या कहते हैं, अविंदुकता रोग जो है कि आपको कहते हैं। अविंदुकता रोग से ग्रसित होने वाला व्यक्ति है। और अविंदुकता एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जानते हैं। इसके उपचार के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, बेलनाकार लेंस का। जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्तियों के लिए, ग्रसित व्यक्तियों को न तो पास का दिखाई देता है और ना ही दूर का जो है कि आपको दिखाई देता है ना। ना तो पास का और दूर का, दोनों स्थान पे वस्तु जो है कि आपको आसानी से नहीं दिखाई देता है जरा दृष्टि दोष में। और जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। वर्धानता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, इसमें कौन सा रंग को नहीं पहचान पाता है, तो लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाता है व्यक्ति। ग्लूकोमा की बात करेंगे, आँखों की प्रकाशित क्षमता ग्रसित जो है कि आपको होती है ग्लूकोमा से। आगे देखिएगा, अगला है कैंसर रोग। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी कहा जाता है। और कैंसर की जांच की विधि को बायोप्सी टेस्ट कहा जाता है, बायोप्सी टेस्ट। अगला है कैंसर उत्पन्न करने वाला रसायन कौन सा है, तो कार्निजो जो है कि आपको जेन, ये कैंसर का क्या करता है, उत्पन्न करने वाला रसायन है। कीमोथेरेपी, कैंसर के उपचार के लिए जो है कि आपको चढ़ाया जाता है कीमोथेरेपी। कोबाल्ट 60 की बात कर रहा है, कैंसर इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। और कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें को उत्सर्जित करता है। किसको, गामा किरणें को उत्सर्जित करता है। कैंसर का प्रसिद्ध दवा टैक्सोल यू नाम के वृक्ष से जो है कि आपको प्राप्त होता है। और
ल्यूकेमिया जो है कि आपको श्वेत रक्त कणिकाओं के कैंसर को, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, ब्लड कैंसर को। और ल्यूकेमिया के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस 32 समस्थानिक का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। आगे देखते हैं अगला बोलता है कि आपका त्वचा का कैंसर जो है कि आपको कार्सिनो जो है कि मस्क के नाम से जानते हैं, और आंखों के कैंसर को रेटिना ब्लास्टोमा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। हड्डी के कैंसर को हड्डी का कैंसर होता है रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियम प्लूटोनियम से हड्डी का कैंसर होता है। कैंसर प्रभावित जो है कि आपको तंत्रिकाएं कहलाती है, ट्यूमर जो है कि आपको कहलाती है। कैंसर प्रभावित कोशिकाएं जो है कि आपको कहलाती है, ट्यूमर कहलाती है। और मस्तिष्क के कैंसर को हम लोग ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। ट्यूमर का पहचान हेतु कौन से रेडियोधर्मी जो है कि समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का प्रयोग जो है कि हम लोग करते हैं, आर्सेनिक 74 का। अन्य रोग की बात करेंगे, अन्य रोग में आइएगा देखिएगा, घेंगा या ग्वाइटर रोग या गलकंठ रोग या कंठमाला रोग या किसके कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। मिनी माता रोग जो है कि आपको किस धातु की अधिकता या विषमता के कारण होता है? तो पारा की अधिकता के कारण होता है। मिनी माता रोग से प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मिनी माता रोग सर्वप्रथम पाया जाता है जापान में। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। एनीमिया रक्त जो है कि अल्पता की कमी होती है, हीमोग्लोबिन के कारण से जो है कि आपको होता है। सूखा रोग को ही क्या कहते हैं? सूखा रोग को ही रिकेट्स कहा जाता है। इसमें कंकाल तंत्र जो है कि आपको प्रभावित होता है ना, कंकाल तंत्र। मस्तिष्क का एक विकार अल्जाइमर है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण, क्या होता है? मनुष्यों में कुपोषण का शिकायत जो है कि आपको हो जाता है। आगे क्या बोलता है कि बच्चों में क्वासिओरकर और मरासमस की बीमारी किसके कमी के कारण? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बच्चों में मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, थायरॉक्सिन के कमी के कारण अवरुद्ध हो जाता है। मनुष्य के बुढ़ापा किस ग्रंथि के लोप हो जाने के कारण आ जाता है? तो थाइमस ग्रंथि के लोप हो जाने के कारण क्या आ जाता है? बुढ़ापा आ जाता है। मेनिंजाइटिस नामक रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को, और सिलिकोसिस नामक रोग जो है कि आपको प्रभावित करता है किसको? फेफड़ा को प्रभावित करता है। इटाई नामक रोग जो है कि आपको कैडमियम धातु के कारण जो है कि आपको इटाई रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जो है कि आपको पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है कि आपको होता है। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है ऑटो एनालाइजर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। मृत शरीर के जांच पोस्टमार्टम क्या कहलाता है? ऑटोप्सी जो है कि आपको कहलाता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट सुनते होंगे। आगे चलते हैं। पॉलिश युक्त जो है कि आपको चावल के सेवन से होने वाली बीमारी की संभावना कौन सी है? तो बेरी नाम का बीमारी होता है। अगला क्या बोलता है कि धड़कन को, हृदय के धड़कन को किस तत्व से नियंत्रित किया जा सकता है? तो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व होता है पोटेशियम। पोटेशियम अल्पता जो है कि आपको निम्न रक्तचाप होता है। अल्पता से क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो है कि आपको डाउन जो है कि आपको होगा। आगे बोलता है कि कोयले खनन उद्योग में कार्यरत मजदूर या श्रमिकों को कौन से रोग ग्रसित होते हैं? तो फुसफुस धूमिलता नामक रोग जो है कि आपको होता है। ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, फुसफुस वाला। एनोसीमिया, एनो जो है कि आपको एस्मिनिया नामक रोग जो है कि किससे संबंधित है? ये सूंघने की शक्ति जो है कि इसमें कम हो जाती है। सूंघने का जो क्षमता होता है ना, वो खो बैठता है। और एपी जो है कि आपको डर्मिक रोग जो है कि आपको किससे होता है? एपिडर्मिक होता है, त्वचा से होता है। और ब्राइट्स रोग जो है कि आपको किसको प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग यह जो है कि आपको गुर्दा को प्रभावित करता है। और स्पॉन्डिलाइटिस जो है कि प्रभावित करता है, यह किसको? मेरुदंड को प्रभावित करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि एमआरआई किसके लिए होता है? संपूर्ण शरीर के लिए। संपूर्ण शरीर में असमान विकृतियों का पता लगाने के लिए एमआरआई किया जाता है। और एमएमआर टीका जो है कि आपको लगाया जाता है खसरा, गलसुआ और रूबेला के बीमारी के लिए। एमआरआई का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है कि आपको क्या होता है? इमेजिंग जो है कि आपको होता है। एमआरआई का क्या होता है? पूरा नाम जो है कि आपको होता है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो अस्थि रंध्रता की पहचान के लिए। ऑस्टियो जो है कि आपको पोरोसिस के लिए जो है कि आपको किया जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होने वाला
भाग कौन सा? हड्डी होता है। रोग फैलाने वाला कीड़ा को क्या कहते हैं? वाहक जो है क्या आपको कहते हैं। और रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? गठिया रोग जो है क्या आपको होता है। आगे देखिएगा, गठिया रोग से प्रभावित होता है जोड़ा, जहाँ जहाँ ज्वाइंट होता है ना, वही गठिया रोग से प्रभावित होता है। सीरोसिस रोग जो है कि प्रभावित करता है जिगर, यकृत को जो है कि आपको प्रभावित करता है या लीवर को प्रभावित करता है। घाव से निकलने वाला सफ़ेद द्रव को ही क्या कहते हैं? मवाद कहा जाता है। और ल्यूकोडर्मा रोग जो है कि आपको त्वचा रोग होता है। और कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और गुर्दे की पथरी को क्या कहते हैं? गुर्दे की पथरी को कैल्शियम ऑक्जिलेट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से? कैल्शियम ऑक्जिलेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपका बायोलॉजी, संपूर्ण बायोलॉजी क्या हो गया? ख़त्म जो है कि आपको हो गया। अब जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे? उसमें हम लोग भौतिकी को देखेंगे, फिजिक्स को जो है कि आपको देखने का काम जो है कि आपको करेंगे। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोगों के साथ आप भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसका केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो हो गया आज कंप्लीट। केमिस्ट्री और फिजिक्स ये जो है कि बहुत जल्द 2 से 3 दिनों में ये दोनों वीडियो जो है कि आपको क्या मिलेगा? अपलोड जो है कि आपको मिलेगा। एक कल और एक परसों, मतलब 2 दिनों में ये पूरा अपलोड जो है कि आपको मिलेगा। मतलब 15 तारीख आते आते इस बुक का हर एक चीज़ को हम लोग निचोड़ के रख देंगे। पूरा का पूरा आपका ख़त्म रहेगा 15 से पहले। चलिए, तो इसी के साथ इस सेशन का समाप्ति करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।